द मार्केट विजार्ड्स। प्रीफेस। यहाँ कुछ अमेजिंग स्टोरीज हैं। एक ट्रेडर जिसने अपने करियर की शुरुआती समय में कई बार वाइप आउट होने के बाद $30,000 को $80 मिलियन में बदला। एक फंड मैनेजर जिसने वह अचीव किया जिसे कई लोग इम्पॉसिबल मानते हैं। लगातार 5 सालों तक ट्रिपल डिजिट परसेंटेज में रिटर्न लेकर आया। एक ट्रेडर जो स्मॉल टाउन अमेरिका में था, जिसने सुई स्ट्रिंग से शुरुआत की और बाद में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉन्ड ट्रेडर बना। एक फॉर्मर सिक्योरिटी एनालिस्ट जिसका एवरेज मंथली रिटर्न 25% था, यानी कि सालाना 1400% से भी ज्यादा। वह प्राथमिक रूप से इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करता था। एक MIT से ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने ट्रेडिंग में कंप्यूटराइज्ड अप्रोच से 16 सालों में 2,50,000% का रिटर्न लाके दिया। ये बस कुछ सैंपल्स है उन इंटरव्यूज के जो इस बुक में दिए हैं। अपने खुद के तरीके से प्रत्येक ट्रेडर ने इनक्रेडिबल सक्सेस अचीव की है। इन ट्रेडर्स को अलग क्या बनाता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट में विन करने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए होता है। सच तो ये है कि जितने ट्रेडर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, उनमें से हर एक एटीट्यूड और अप्रोच को ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस का ज्यादा यूज करते हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं और कुछ दोनों का यूज करते हैं। कुछ ट्रेडर्स आवरली टाइम फ्रेम और यहाँ तक कि मिनट्स टाइम फ्रेम में भी यूज करते हैं। वहीं पर कुछ लोग पोजीशन लेकर महीनों सालों तक होल्ड करने का मंसूबा रखते हैं। आल्दो ट्रेडिंग मेथड्स में बहुत विविधता है, पर आगे आने वाले इंटरव्यूज कुछ कॉमन ट्रेडिंग एटीट्यूड और अप्रोच को रिवील करेंगे। ट्रेडिंग हमारी इकोनॉमी में महान अपॉर्चुनिटीज में से एक महान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ बहुत कम ही ऐसे तरीके हैं जहाँ कोई व्यक्ति एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करे और एक्चुअल में एक मल्टी मिलीनियर बन जाए। ऑफ कोर्स केवल मुट्ठी भर लोग ही ऐसा कर पाए हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट तो करती है। मैं यह कम ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ने वाले खुद को सुपर ट्रेडर में बदल लेंगे। यह वर्ल्ड इस तरीके से काम नहीं करता। मैं मानता हूँ कि ये थॉट प्रोवोकिंग इंटरव्यूज सीरियस और ओपन माइंड रीडर्स को उनकी पर्सनल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। यह इतनी हेल्प भी कर सकती है कि शायद कुछ लोग सुपर ट्रेडर भी बन जाए। जैक डी स्वेगर। मेरी खुद की स्टोरी। ग्रेजुएट स्कूल के बाद मैंने एक कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के पद पर जॉब ले ली। मैं यह देखकर खुशी से सरप्राइज था कि मेरी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स ने कमोडिटी प्राइस में एक मेजर मूव को करेक्टली प्रिडिक्ट किया। इसके तुरंत बाद ही मेरे माइंड में ट्रेडिंग का ख्याल आया। इसमें इकलौती प्रॉब्लम यह थी कि मेरा डिपार्टमेंट आमतौर पर एनालिस्ट को ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करता। मेरी इस सिचुएशन के बारे में मैंने माइकल मार्कस से डिस्कस किया, जिसके साथ मैं उस समय फ्रेंड बन गया जब मैं उस पोस्ट का इंटरव्यू दे रहा था जो उसी ने खाली करी थी। माइकल ने कहा, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी जब मैं यहाँ काम कर रहा था। तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मैंने किया था। दूसरी फर्म में एक अकाउंट खोलो। उसने अपनी न्यू फर्म में एक ब्रोकर से मुझे मिलवाया जो मेरा अकाउंट खोलने का इच्छुक था। उस समय मैं डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से भी कम कमा रहा था, इसलिए मेरे पास ज्यादा रिस्क कैपिटल नहीं था। मैंने अपने भाई का $2,000 का अकाउंट खुलवाया, जिसके लिए मैं एडवाइजर बन गया। जैसा कि उस वक्त अकाउंट को सीक्रेट रखना था, तो मैं अपनी डेस्क से किसी ऑर्डर के लिए कॉल नहीं कर सकता था। जब भी मुझे कोई पोजीशन लेनी होती थी, तो मुझे पब्लिक फोन यूज करने के लिए एलिवेटर से बिल्डिंग के बेसमेंट तक जाना पड़ता था। इस सिचुएशन का सबसे वर्स्ट पार्ट ऑर्डर डिले ही नहीं था, बल्कि यह फैक्ट था कि मुझे बार बार अपनी डेस्क छोड़ के जाना पड़ता था। मैंने ऑर्डर को अगली सुबह होने तक डिले करने का डिसाइड किया, ताकि मैं किसी की नज़र में ना आ जाऊं। मैं अपनी पहली ट्रेड्स के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं जानता। मुझे इतना याद है कि कमीशन पे करने के बाद अपने बैलेंस पर ब्रेक इवन से थोड़ा बेटर ही कर पाता था। फिर वह पहली ट्रेड आई जिसने गहरा इंप्रेशन छोड़ा। मैंने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कॉटन मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस किया था। मैंने खोजा कि कई गवर्नमेंट के सपोर्ट प्रोग्राम के कारण 1953 से केवल 2 सीजन्स फ्री मार्केट हो सकते हैं। मैंने करेक्ट तरीके से निष्कर्ष निकाला कि यही 2 सीजन्स प्राइस फोरकास्ट करने के लिए
यूज किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से निष्कर्ष निकालने में नाकाम हो गया कि यह एग्जिस्टिंग डाटा एक मीनिंगफुल मार्केट एनालिसिस के लिए अपर्याप्त है। इन दोनों सीजन्स के कंपैरिजन के आधार पर मैंने अनुमान लगाया कि कॉटन प्राइस जो उस वक्त 25 सेंट प्रति पाउंड पर थे वह हायर मूव करेंगे, लेकिन 32-33 सेंट्स पर टॉप बनाएंगे। फोरकास्ट का इनिशियल पार्ट सही साबित हुआ। फिर एडवांस एसेलरेटेड कॉटन एक वीक में ही 28 से 31 सेंट तक जंप कर गया। यह लेटेस्ट रैली किसी न्यूज के कारण थी जिसे मैंने अनइम्पोर्टेंट माना था। मैंने शॉर्ट करने का डिसाइड किया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और क्विकली 29 सेंट्स लेवल तक चला गया। यह मेरे लिए परफेक्टली नेचुरल था, जैसा कि मैंने मार्केट से एक्सपेक्ट किया था। मेरा प्रॉफिट और गौरव कुछ देर के लिए ही था। जैसे ही कॉटन प्राइस जल्दी से नए हाई की तरफ रिबाउंड कर गए और हाई की तरफ चलते गए, 32 सेंट्स, 33 सेंट्स, 34 सेंट्स, 35 सेंट्स, फाइनली मेरी अकाउंट इक्विटी वाइप आउट हो गई और मेरी पोजीशन को मुझे लिक्विडेट करना पड़ा। उस समय पर ज्यादा पैसे नहीं होना ही मेरा लकीएस्ट ब्रेक था, जब इवेंचुअली कॉटन प्राइस 99 सेंट्स के इनक्रेडिबल लेवल पर चले गए थे, इस सेंचुरी के पिछले हाई प्राइस से डबल से भी ज्यादा। उस ट्रेड ने मुझे कुछ समय तक ट्रेडिंग से नॉकआउट कर दिया। अगले कुछ सालों तक मैंने फिर एक बार ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाया। प्रत्येक बार $2000 के लगभग पैसों से स्टार्ट करता और इवेंचुअली एक बड़े लॉस के कारण वाइप आउट हो जाता। मेरी इकलौती सांत्वना खुद को यह थी कि जो मैंने खोया वह थोड़ा छोटा अमाउंट ही था। इस फेलियर पैटर्न को दो चीजों ने तोड़ दिया। पहला कि मैं स्टीव क्रोनविट से मिला जब मैं हॉर्नब्लोअर एंड वीक संस्था में कमोडिटी रिसर्च डायरेक्टर था और मैंने स्टीव को डिपार्टमेंट के प्रीशियस मेटल एनालिस्ट की जगह पर हायर किया। मेरे स्वयं के प्योर फंडामेंटल एनालिस्ट की तुलना में स्टीव की मार्केट को लेकर अप्रोच स्ट्रिक्टली टेक्निकल थी। उस समय तक मैं टेक्निकल एनालिसिस को बहुत शक के नजरिए से देखता था। मुझे डाउट था कि चार्ट रीडिंग करने जैसे सिंपल काम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। स्टीव के साथ क्लोजली काम करके मैंने यह नोटिस करना शुरू किया कि उसकी मार्केट कॉल्स अक्सर सीधी सीध होती थी। इवेंचुअली मैं कन्विंस हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस के प्रति मेरा पहले का मूल्यांकन गलत था। मैंने रियलाइज किया कि कम से कम मेरे लिए तो अकेला फंडामेंटल एनालिसिस सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे भी ट्रेड लेने के समय टेक्निकल एनालिसिस को शामिल करने की जरूरत थी। दूसरा की एलिमेंट जिसने मुझे विनर्स कॉलम में खड़ा किया वह ये रियलाइजेशन था कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए रिस्क कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी खुद को सारा पैसा एक सिंगल ट्रेड में खोने का अलाउ नहीं करूंगा, फिर चाहे मैं मार्केट व्यू को लेकर कितना ही कन्विंस हो जाऊं। आयरॉनिकली जिस ट्रेड को मैंने अपना टर्निंग पॉइंट माना और अपनी बेस्ट ट्रेड माना वह एक्चुअली में एक लॉस था। उस समय ड्यूस मार्क ने एक एक्सटेंडेड डिक्लाइन के बाद एक लेंदी ट्रेडिंग रेंज को आरेखित किया। मेरे मार्केट एनालिसिस के आधार पर मैंने माना कि ड्यूस मार्क एक इम्पोर्टेंट प्राइस बेस को फॉर्म कर रहा था। मैं कंसोलिडेशन के दौरान ही लॉन्ग पोजीशन में गया और साथ ही रिसेंट लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। मेरी इसकी वजह यह थी कि यदि मैं सही हूं तो मार्केट को एक नए लो तक नहीं गिरना चाहिए। कई दिनों के बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ और मैं एक स्मॉल लॉस के साथ अपनी पोजीशन से बाहर हो गया। उसके बाद ग्रेट थिंग यह हुई कि मार्केट एक पत्थर के जैसे गिरा। पास्ट में इस टाइप की ट्रेड मुझे वाइप आउट कर चुकी होती, इसके बजाय मुझे केवल स्मॉल लॉस सहना पड़ा। कुछ समय बाद में जापानीज येन पर बुलिश हो गया, जिसने एक टेक्निकली बुलिश कंसोलिडेशन फॉर्म किया था। उसने एक प्रोटेक्टिव सपोर्ट पर क्लोज दिया था। नॉर्मली मैं केवल एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लेता हूँ। इस आधार पर मेरी प्रति कॉन्ट्रैक्ट रिस्क मैंने 15 टिक डिफाइन किया था। आज मेरे लिए यह बिलीव करना हार्ड था कि मेरा स्टॉप लॉस इतना क्लोज था। आज मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लेने के लिए अलाउ किया। मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि मैं अपनी पोजीशन से जल्दी ही निकल गया। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त तक रखा जिससे मेरा अकाउंट साइज ट्रिपल हो गया। यह ट्रेडिंग में मेरी सक्सेस की शुरुआत थी।
अगले कुछ सालों तक टेक्निकल और फंडामेंटल का कंबाइन एनालिसिस जिसके साथ रिस्क कंट्रोल किया गया था मेरे अकाउंट को छोटे अमाउंट से $1 लाख तक ले गया। उसके बाद यह स्ट्रीक एंड हुई। मैं ज्यादा लालसा से ट्रेड करने लगा। मैंने जो रूल्स बनाए थे मैं उनको फॉलो करने में फेल होता रहा। खुद का विश्लेषण करके मैंने माना कि मैं बहुत अहंकारी बन गया था। विशेषकर मुझे सोयाबीन्स में एक लूजिंग ट्रेड याद है जब मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया था। उस वक्त मैंने मेरा लॉस लेने के बजाय मैं इतना कन्विंस्ड था कि यह डिक्लाइन बुल मार्केट में केवल एक रिएक्शन है, यह सोचा और मैंने अपनी पोजीशन को और इंक्रीज कर दिया। एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट क्रॉप रिपोर्ट के सामने इस एक्शन से मेरी गलती कंपाउंड होती गई। वह रिपोर्ट बियरिश आई थी और मेरी इक्विटी ड्रामेटिक रूप से डिक्लाइन हो गई थी। कुछ दिनों में ही मैंने अपने कमाए प्रॉफिट्स का 1/4 सरेंडर कर दिया था। बचे पैसों से एक घर खरीदने और एक बुक लिखने के लिए 1 साल का विश्राम लेने के बाद मेरी सेविंग्स लगभग 5 सालों तक ट्रेडिंग में री एंट्री के लिए खाली हो गई थी। जब मैंने ट्रेडिंग फिर से शुरू की मेरी यूजुअल कस्टम के जैसे मैंने $8,000 के छोटे अमाउंट से शुरू किया। इन पैसों में से ज्यादातर 1 साल के भीतर ही मैंने खो दिए। मैंने बचे हुए अमाउंट में $8,000 और ऐड किए और कई मॉडरेट सेटबैक्स के बाद मैंने कुछ विनिंग्स ट्रेड स्कोर की। 2 साल के अंदर एक बार फिर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को 1 लाख तक बिल्ड कर दिया। बाद में मैं रुक गया और पिछले साल तक मेरी इक्विटी अमाउंट इस पीक के नीचे ही फ्लक्चुएट करता रहा है। आल्दो उद्देशिक रूप से मेरी ट्रेडिंग सक्सेसफुल थी, पर इमोशनल लेवल पर मैं अक्सर सेंस ऑफ फेलियर महसूस करता हूँ। बेसिकली मैंने फील किया कि इस मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं इससे बेहतर कर सकता था। मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं एक $10,000 के अकाउंट को 2 ओकेजन्स में 10 गुना तक मल्टीप्लाई कर सकता था। कई गुना को छोड़कर मैं इक्विटी को उस लेवल से भी ऊपर नहीं ले जा पाया। इन जवाबों को ढूंढने की इच्छा ही इस बुक को लिखने का मेरा मोटिवेशन था। मैं उन ट्रेडर से पूछना चाहता था जो पहले से सक्सेसफुल थे, आपकी सक्सेस का की एलिमेंट क्या है? आप मार्केट में क्या अप्रोच यूज करते हैं? कौन से ट्रेडिंग रूल्स का पालन करते हैं? आपके अर्ली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या थे? दूसरे ट्रेडर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? इस स्तर पर इन जवाबों की खोज मेरे खुद के बैरियर्स को दूर करने में हेल्प करना था। विस्तृत सेंस में मैंने प्रत्येक आदमी से वह प्रश्न पूछे जो मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति उनसे पूछता। पार्ट 1 फ्यूचर्स एंड करेंसीज। फर्स्ट इंटरव्यू माइकल मार्कस। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस। माइकल मार्कस ने अपने करियर की शुरुआत एक मेजर ब्रोकरेज हाउस के लिए एक कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर की। ट्रेडिंग के लिए उसके अट्रैक्शन ने उसकी सैलरीड पोजीशन को छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। फ्लोर ट्रेडर के रूप में एक अनोखे कार्यकाल के बाद वह एक कमोडिटीज कॉरपोरेशन के लिए काम करने चला गया, एक ऐसी फर्म जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कंपनी के फंड यूज करके ट्रेड करने के लिए हायर करती थी। मार्कस उनका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। 10 सालों के पीरियड में उसने अपनी कंपनी के अकाउंट को 2500 गुना तक मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मार्कस से पहली बार उस दिन मिला जब मैंने रेनॉल्ड्स सिक्योरिटीज में एक फ्यूचर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया। मार्कस ने एक दूसरी कंपीटिंग फर्म में सिमिलर जॉब एक्सेप्ट की थी और मैं सोच रहा था कि उसने वह पहली पोजीशन खाली कर दी है। हमारे दोनों के करियर के शुरुआती सालों में हम रेगुलरली मिलते रहे। आल्दो जब हम डिसएग्री होते थे तब मैं आमतौर पर अपने एनालिसिस को ज्यादा ठोस पाता था। मार्कस अल्टीमेटली मार्केट डायरेक्शन के प्रति सही सिद्ध होता था। मार्कस ने एक ट्रेडर के तौर पर जॉब एक्सेप्ट की, बहुत सक्सेसफुल बना और वेस्ट कोस्ट को मूव कर गया। जब मैंने पहली बार इस बुक के आइडिया को कंसीव किया तब इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट में मार्कस टॉप पर था। मार्कस मेरी रिक्वेस्ट के जवाब में एग्री था, पर वह श्योर नहीं था। कई वीक्स के बाद उसने मना कर दिया क्योंकि इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के बजाय वह गुमनामी में रहने की इच्छा रखता था। लेकिन मार्कस ने मेरे प्रयास को सराहा। मार्कस कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता था और उनकी रेस्पेक्ट करता था जिनकी मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मार्कस उन सबसे फाइनेस्ट ट्रेडर था जिनको मैं जानता था। फॉर्चुनेटली हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के एडिशनल प्रोत्साहन ने उसका
माइंड चेंज करने में हेल्प किया। जब मैं मार्कस से इंटरव्यू के लिए मिला तब हमें एक दूसरे को देखे हुए 7 साल हो गए थे। वह इंटरव्यू मार्कस के घर पर था, जो कि एक 2 हाउस कॉम्प्लेक्स था और साउथर्न कैलिफोर्निया के एक प्राइवेट बीच की तरफ फेसिंग था। आप कॉम्प्लेक्स में एक मैसिव गेट से एंटर करते हैं। पहली ग्रीटिंग पर मार्कस बहुत बदला हुआ दिखाई दिया। उसकी पर्सनैलिटी का यह शांत साइड ट्रेडर बनने के लिए उसके शॉर्ट लिव्ड अटेम्प्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा था। जब उसने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू किया तो उसमें एक तेज आ गया था। हमारी कन्वर्सेशन उसके अर्ली उतार चढ़ाव के ऊपर फोकस्ड थी, जिसको वह अपने करियर का सबसे इंटरेस्टिंग भाग मानता था। क्वेश्चन, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे पहले इंटरेस्टेड कैसे हुए? आंसर, मैं एक स्कॉलर था। 1969 में मैं जॉन हॉपकिंस से अपनी क्लास में टॉप करके ग्रेजुएट हुआ। मेरे पास क्लार्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी फेलोशिप थी और एक प्रोफेसर की लाइफ जीने की एक्सपेक्ट कर रहा था। एक म्यूचुअल फ्रेंड द्वारा मैं एक साथी जॉन से मिला, जो क्लेम करता था कि वह मेरे पैसे को प्रत्येक 2 वीक्स में डबल कर सकता है। यह बहुत आकर्षक साउंड कर रहा था। मैं नहीं सोचता कि मैंने जॉन को यह पूछा होगा कि वह ये कैसे करेगा। यह इतना अट्रैक्टिव आइडिया था कि मैं ज्यादा फैक्ट्स में उलझकर इसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे पैर ठंडे पड़ गए थे। क्वेश्चन, क्या आप उलझन में नहीं थे? क्या वह एक सेकंड हैंड कार सेल्समैन के जैसे नहीं साउंड कर रहा था? आंसर, नो। मैंने कभी भी किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया था और मैं बहुत अनुभवहीन था। मैंने जॉन को हायर किया, जो मेरी स्कूल में मेरा जूनियर था। वह $30 प्रति वीक के हिसाब से मेरा कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइजर बना। अक्सर मैं उसे फ्री पोटैटो चिप्स और सोडा भी देता था। क्वेश्चन, क्या आपने उसे इतना ही पे किया? क्या यहाँ कोई प्रॉफिट इंसेंटिव नहीं थे, जैसे एक्स्ट्रा पोटैटो चिप्स जब वह अच्छा काम करे तब? आंसर, नो। क्वेश्चन, आपने ट्रेडिंग के लिए कितने पैसे अलॉट किए? आंसर, $1000 जो मैंने सेव किए थे। क्वेश्चन, फिर क्या हुआ? आंसर, मेरी एक ब्रोकरेज हाउस की पहली ट्रिप बहुत एक्साइटिंग थी। मैंने अपना इकलौता सूट पहना और हम रेनॉल्ड सिक्योरिटीज के ऑफिस में चले गए। यह बहुत बड़ा और आलीशान ऑफिस था। यह बहुत इम्प्रेसिव था। सेंटर पॉइंट में एक बड़ा सा कमोडिटी बोर्ड था जो ऑफिस के सामने था। यह क्लिक करने वाला ओल्ड पेशेंट तरीके का था। उसकी क्लिक क्लिक सुनना बहुत एक्साइटिंग था। वहाँ एक गैलरी थी जहाँ से ट्रेडर बोर्ड को देख सकते थे, लेकिन यह बहुत दूर था, तो प्राइस देखने के लिए हमें बाइनोकुलर्स का यूज करना पड़ता था। यह बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि यह ऐसा था जैसे हम कोई हॉर्स रेस देख रहे हो। मेरा पहला रियलाइजेशन यह था कि यह बहुत स्केरी भी हो सकता है। यह तब हुआ जब लाउड स्पीकर ने अनाउंस किया कि सोयाबीन्स मील परचेज कर लो। मैंने जॉन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस का भाव देखने के लिए। इसके बजाय उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हमें यह करना चाहिए? मैं जल्दी से समझ गया कि जॉन कुछ भी नहीं जानता है। मुझे याद है, सोयाबीन्स मील धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था। हमने ऑर्डर पुट किया और जैसे ही हमें ऑर्डर कंफर्मेशन मिला, प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने जाना कि मैं ट्रेड में हूँ, मार्केट ने यह सिग्नल लिया और नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि मेरा इंस्टिंक्ट अच्छा था, क्योंकि मैंने तुरंत जॉन से कहा, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, चलो बाहर निकलते हैं। हमने उस ट्रेड में लगभग $100 खो दिए। अगली ट्रेड मक्के की थी और उसमें भी वही सेम चीज हुई। जॉन ने पूछा कि क्या हमें यह ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने कहा, ऑल राइट, चलो मक्का ट्राई करते हैं। उसमें भी आउटकम सेम ही था। क्वेश्चन, क्या तुम जो कर रहे थे उसके बारे में कुछ भी जानते थे? क्या आपने कमोडिटी और ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पढ़ा था? आंसर, नो, नथिंग। क्वेश्चन, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में भी जानते थे? आंसर, नो, हम नहीं जानते थे। क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि प्रति टिक आपको कितनी महंगी पड़ी? आंसर, यस। क्वेश्चन, अच्छा, तो वही एक चीज थी जो तुम जानते थे? आंसर, राइट। हमारी अगली ट्रेड जो गेहूं में थी वह भी काम नहीं कर पाई। इसके बाद हम फिर से मक्के की तरफ गए और वह ट्रेड बेटर कर रहे थे। हमारा पैसा गंवाने में हमें 3 दिन लगे। हम सक्सेस को इस बात से मेजर कर रहे थे कि हमने पैसे गंवाने में कितने दिन लगाए। क्वेश्चन, क्या आप हर बार $100 के लॉस से बाहर निकलते थे? आंसर, यस।
आल्दो एक ट्रेड में मैंने $200 खोए थे। मैं लगभग $500 लॉस में था जब जॉन एक आइडिया लेकर मेरे पास आया जो कि हमें बचाने वाला था। हमें अगस्त पोर्क बेलीज को बाई करना चाहिए और फरवरी पोर्क बेलीज को सेल करना चाहिए क्योंकि यह स्प्रेड कैरिंग चार्जेस से वाइडर था। उसने कहा हम उस ट्रेड में लूट नहीं करेंगे। मैंने आइडिया को थोड़ा समझा और ट्रेड के लिए एग्री हो गया। वह फर्स्ट टाइम था जब हमने लंच के लिए बाहर जाने का डिसाइड किया। बाकी समय में तो हम बोर्ड को देखने में बहुत बिजी रहते थे। हमने सोचा कि यह ट्रेड लूज करने वाले नहीं है तो यहाँ से चले जाना सेफ है। जब तक हम वापस आए मैं लगभग वाइप आउट हो गया। मुझे वह फीलिंग अच्छे से याद है, शॉक, डिस्मे और इनक्रेडिलिटी। क्वेश्चन, क्या जॉन ने पहले ट्रेड किया था? आंसर, नो। क्वेश्चन, तो फिर वह 2 वीक्स में पैसे डबल करने वाली स्टोरी कहाँ से लेकर आया था? आंसर, मैं नहीं जानता, लेकिन उस ट्रेड के बाद में वाइप आउट हो गया तो मैंने जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान में रखते हुए जॉन से कहा कि मुझे लगता है वह जितना जानता है उतना मैं भी जानता हूँ, जो कि है नथिंग, और मैं उसे फायर करने वाला हूँ। अब ना कोई पोटैटो चिप्स ना कोई डाइट सोडा। मैं उसके रेस्पॉन्स को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा, तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने पूछा कि वह क्या करने वाला है। उसने कहा, मैं बरमूडा जा रहा हूँ डिशेस धोकर ट्रेडिंग के लिए पैसे इकट्ठा करने, फिर मैं मिलेनियर बनकर रिटायर हो जाऊंगा। जिस बात ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि उसने ऐसा नहीं कहा कि वह बरमूडा जा रहा है कोई जॉब करने और ट्रेडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करने। वह बहुत स्पेसिफिक था कि उसे ट्रेडिंग मनी के लिए डिशेस ही धोने हैं। क्वेश्चन, जॉन को क्या हो गया था? आंसर, उस दिन का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह बरमूडा में मिलीनियर बन के रहने वाला था क्योंकि वह डिशेस धोता था। उसके बाद मैंने मैनेज करके $500 और जोड़े और कुछ सिल्वर ट्रेड्स प्लेस की। मैंने उस स्टेक को भी वाइप आउट कर दिया। मेरी पहली 8 ट्रेड्स, 5 जॉन के साथ और 3 खुद की ली हुई सभी लॉसेस थी। क्वेश्चन, क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि शायद ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं थी? आंसर, नो। मैंने स्कूल में हमेशा ही अच्छा किया था, इसलिए मेरे दिमाग में केवल एक सवाल आया, वो था इसमें कुशल बनने का। मेरे पिताजी जब मैं 15 वर्ष का था तब मर गए थे। वे लाइफ इंश्योरेंस के $30,000 छोड़ गए थे, जिनको मैंने मेरी माँ के ऑब्जेक्शन के बावजूद कैश इन करवा लिया था। लेकिन मैं जानता था कि ट्रेडिंग फिर से शुरू करने से पहले मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने चेस्टर केल्टनर की बुक पढ़ी जो गेहूं और सोयाबीन मार्केट पर थी, और मैंने उसके मार्केट लेटर को भी सब्सक्राइब कर लिया था जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन देते थे। मैंने पहली रिकमेंडेशन फॉलो की जो कि गेहूं को बाई करने की थी। वह काम कर गई। मैंने प्रति $200 पर 4 सेंट बनाए थे। यह मेरी पहली विन थी और बहुत एक्साइटिंग थी। बाद में मार्केट मेरी ओरिजिनल बाई प्राइस तक नीचे गिर गया, इसलिए मैंने फिर से बाई कर लिया और खुद से ही और प्रॉफिट बनाया। मुझे लगा मैंने ट्रेडिंग की सेंस डेवलप करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि शुरुआत में मैं खुद से ही कुछ करने की फीलिंग को पसंद करने लगा था। जो इसके आगे हुआ वह पूरा लक था। मैंने 1970s की समर में दिसंबर कॉर्न के 3 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिए केल्टनर की रिकमेंडेशन के आधार पर। यह वही समर था जब पौधों में होने वाले रोग ने मक्के की फसल को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन, क्या वह आपकी पहली बड़ी विन थी? आंसर, यस। वह ट्रेड जिसके साथ मैंने कुछ और कॉर्न, व्हीट और सोयाबीन बाई किए थे, जो कुछ रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी और कुछ मेरे खुद के इंट्यूशन पर। जब वह ग्लोरियस समर खत्म हुआ तब मेरे पास $30,000 थे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मुझे लगा यह वर्ल्ड की सबसे बेस्ट थिंग है। क्वेश्चन, आपने यह कैसे डिसाइड किया कि प्रॉफिट कब बुक करना है? आंसर, मैंने कुछ तो अप ट्रेंड में ही बुक कर लिया और कुछ उस वक्त बुक किया जब मार्केट नीचे आने लगा। ओवरऑल मेरे पास अच्छा केस हो गया था। क्वेश्चन, तो इंस्टिंक्टिवली आप उस वक्त भी सही चीज कर रहे थे? आंसर, यस। उस फाल के बाद मैंने मैसाचुसेट्स में ग्रेजुएट स्कूल अटेंड की, लेकिन मैंने पाया कि मैं अपनी थीसिस के बारे में नहीं सोच रहा था। क्लास में जाने के बजाय मैं चुपके से पेन वेबर ऑफिस चला जाता था ट्रेड करने के लिए। मेरा टाइम अच्छा चल रहा था। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़े पैसे बनाए। खुद को अक्सर क्लास कट करते देखकर
मैं शॉक हो गया कि जॉन हॉपकिंस में मैं एक डेडिकेटेड स्कॉलर था। मैंने दीवार की लिखावट को रियलाइज किया और दिसंबर 1970 में मैंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दी और न्यूयॉर्क आ गया। मैं कुछ समय तक वहीं पर रुका। जब लोग मुझसे पूछते कि मैंने क्या किया है तो मैं उन्हें बताता कि मैं एक स्पेकुलेटर था। यह एक अच्छी शुरुआत थी। 1971 के बसंत ऋतु में अनाज फिर से इंटरेस्टिंग होने लगा था। वहाँ आसपास के लोगों में एक बात चल रही थी कि पूरे विंटर पाला पड़ा है और फसल ने सर्दी को किसी तरह सरवाइव किया है और यह मक्के की खेती को फिर से नुकसान पहुंचाएगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बार इसके लिए पोजीशन बनानी चाहिए। क्वेश्चन, क्या यह केल्टनर की थ्योरी थी या फिर केवल एक मार्केट र्यूमर? आंसर, मुझे लगता है केल्टनर भी इसमें बिलीव करता था। मैंने $20,000 अपनी माँ से उधार लिए और अपने $30,000 में मिलाया और पूरे पैसे नुकसान पर लगा दिए। मैंने $50,000 के मार्जिन में जितने गेहूं और मक्के के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते थे उतने बाई कर लिए। शुरुआत में मार्केट स्टेडी रहा क्योंकि फसल के नुकसान को लेकर मार्केट में पर्याप्त भय था जो कि प्राइस को ऊपर ले जा सके। मैं पैसे नहीं बना रहा था पर मैं लूज भी नहीं कर रहा था। फिर एक दिन जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया था इस हेडलाइन के साथ कि मक्के के खेतों से ज्यादा पाला तो शिकागो के बोर्ड फ्लोर पर गिरा है। कॉर्न मार्केट शॉर्टली लो खुला और जल्दी से लोअर सर्किट में चला गया। क्वेश्चन, क्या तुम मार्केट कोलैप्स होते हुए देख रहे थे? आंसर, यस, मैं ब्रोकरेज ऑफिस में था, प्राइस को गिरते हुए देख रहा था। क्वेश्चन, क्या तुमने मार्केट के लोअर सर्किट में जाने से पहले निकलने का नहीं सोचा? आंसर, मैंने फील किया कि मुझे निकल जाना चाहिए लेकिन मैं बस देखता रहा। मैं पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गया था। मैं होप कर रहा था कि मार्केट को मुड़ जाना चाहिए। मैं देखता रहा और देखता रहा। फिर मार्केट की लिमिट डाउन लॉक हो गई। मैं बाहर निकल नहीं पाया। मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहा लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची थी। मेरे पास और पैसे नहीं थे और मुझे ट्रेड से निकलना पड़ा। अगली सुबह ओपनिंग में ही मैंने अपनी सारी पोजीशन लिक्विडेट कर दी थी। क्वेश्चन, क्या ओपनिंग में फिर से मार्केट शार्पली नीचे गिरता रहा? आंसर, नो, शार्पली नहीं, बस केवल 2 सेंट्स तक गिरा। क्वेश्चन, जब तुमने लिक्विडेट किया तब तक तुम कितने पैसे लूज कर चुके थे? आंसर, मैंने अपने $30,000 खोए और माँ से उधार लिए $20,000 में से $12,000 खो दिए। यह मेरे पूरे पैसे लगाने के बारे में मेरा लेसन था। क्वेश्चन, फिर आपने क्या किया? आंसर, मैं बहुत अपसेट था। मैंने डिसाइड किया कि मैं काम पर जाऊंगा। उस समय वहाँ पर रिसेशन का दौर था तो मैंने सोचा कि इस समय मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और मुझे एक कम पैसे वाली पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने पाया कि जिन पोजीशंस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था उनके लिए मैं वेल क्वालिफाइड था, फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल पाई। मैंने फाइनली रियलाइज किया कि मैं ये जॉब नहीं ले सका क्योंकि मैं उन्हें सच में करना ही नहीं चाहता था। वन ऑफ द बेस्ट जॉब ओपनिंग मैंने रेनॉल्ड्स सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पर पाई। मैंने पाया कि यह पोजीशन पाना मेरे लिए ज्यादा इजी था क्योंकि मैं सच में यह करना चाहता था। मैंने सीखा कि अगर आप वह खोजने निकलते हैं जो आप चाहते हैं तो आप इसको पाने की ज्यादा चांसेस रखते हैं क्योंकि आप इसकी ज्यादा केयर करते हैं। एनीवे, मेरे ऑफिस और मेन ऑफिस जहां ब्रोकर बैठते थे उनके बीच में एक ग्लास का पार्टीशन था। मेरे अंदर अभी भी ट्रेडिंग का कीड़ा था और उनको ट्रेडिंग करते देखना मेरे लिए बहुत पेनफुल था। क्वेश्चन, क्या तुम वहां बस रिसर्च करते थे? आंसर, राइट, क्योंकि एनालिस्ट के लिए ट्रेड करने पर सख्त मनाही थी लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यह मुझे रोक नहीं सकता। मैंने फिर से अपनी माँ से उधार लिया, अपने भाई से और अपनी गर्लफ्रेंड से भी उधार लिया और एक दूसरी फर्म में अकाउंट ओपन किया। मैंने अपने ब्रोकर के साथ एक पेचीदा कोड सिस्टम बनाया जिससे मेरे ऑफिस के लोग ये न जान पाए कि मैं रूल्स तोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं कहता कि सूरज निकल आया है तो इसका मतलब कुछ होता था और यदि मैं कहता कि मौसम क्लाउडी है तो इसका मतलब कुछ और होता था। जब मैं अपनी मार्केट रिपोर्ट्स लिखने की कोशिश कर रहा होता था तब मैं पार्टीशन के दूसरी तरफ मेन ऑफिस में लगे बड़े से ट्रेडिंग बोर्ड पर प्राइस भी देखा करता था। जब मैं जीत रहा होता था तब मैं अपना उत्साह छुपाने का ट्राई करता था और जब मैं लूज कर रहा होता था तो मुझे यह मेक श्योर करना होता था कि यह एक्सप्रेशन मेरे फेस पर ना दिखे। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कभी मुझे पकड़ा होगा।
लेकिन मैं उस समय बहुत डिप्रेशन स्टेट में था। मैं टॉर्चर्ड फील कर रहा था क्योंकि मैं इस शब्द पहेली से गुजरे बिना ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था। क्वेश्चन, क्या उस समय के दौरान तुम पैसे बना रहे थे या लूज कर रहे थे? आंसर, मैंने लूज किया। यह वही पुराना साइकिल चल रहा था, पैसे उधार लो और लूज कर दो। क्वेश्चन, क्या तुम उस वक्त जानते थे कि तुम क्या गलत कर रहे थे? आंसर, गुड क्वेश्चन। बेसिकली मेरी ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पर कोई पकड़ नहीं थी। मैं सब कुछ गलत कर रहा था। फिर अक्टूबर 1971 में जब मैं अपने ब्रोकर के ऑफिस में था, तब मैं एक व्यक्ति से मिला जिसे मैं अपनी सक्सेस का कारण मानता हूँ। क्वेश्चन, वह कौन था? आंसर, एड सिक्योटा। वह जीनियस है और वह एक ग्रेट ट्रेडर है जो कि फिनोमिनली सक्सेसफुल है। जब मैं एड से पहली बार मिला तब वे MIT से हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे और टेस्टिंग और ट्रेडिंग टेक्निकल सिस्टम के लिए फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम डेवलप किया था। मैं अभी भी यह नहीं जानता कि उन्होंने इतनी कम एज में ट्रेडिंग के बारे में इतना सारा नॉलेज कैसे जमा कर लिया। एड ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। हम एक रिसर्च ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं और तुम वहाँ अपने खुद के अकाउंट से ट्रेड कर सकती हो। यह बहुत ग्रेट था, लेकिन इकलौती प्रॉब्लम यह थी कि उस फर्म के रिसर्च डायरेक्टर ने मुझे हायर करने से मना कर दिया। क्वेश्चन, व्हाई? आंसर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता क्योंकि जबकि मैं अच्छा रिसर्चर था और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैंने उनसे कारण बताने के लिए कहा तो उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हें इसलिए हायर नहीं कर सकता क्योंकि तुम पहले से ही काफी ज्यादा जानते हो और मैं किसी नए को ट्रेन करना चाहता हूँ। मैंने कहा, देखो, मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम चाहते हो, और इवेंचुअली मैंने उसे खुद को हायर करने के लिए कन्विंस कर लिया। यह सच में बहुत ग्रेट था क्योंकि मेरे पास एड था सीखने के लिए और वह ऑलरेडी एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर था। वह बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोवर था जिसने क्लासिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल को यूटिलाइज किया। उसने मुझे सिखाया कि अपने लॉसेस को कट कैसे करें और साथ ही विनर्स को राइड करने की इम्पोर्टेंस भी सिखाई। एड ने मुझे एक एक्सीलेंट रोल मॉडल प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल के लिए, एक बार उसने सिल्वर को शॉर्ट किया था और मार्केट मुश्किल से नीचे जा रहा था। बाकी सभी लोग बुलिश लग रहे थे, बात कर रहे थे कि सिल्वर को क्यों ऊपर जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत सस्ता हो गया था। लेकिन एड अपनी शॉर्ट पोजीशन पर डटे रहा। एड ने कहा, ट्रेंड डाउन है और जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता मैं शॉर्ट ही रहूंगा। मैंने उससे ट्रेंड फॉलो करते समय पेशेंस रहना सीखा। क्वेश्चन, क्या एड के एग्जाम्पल ने तुम्हें एक ट्रेडर के तौर पर बदल दिया? आंसर, शुरू में तो नहीं, मैं एड के साथ भी लूज करता रहा। क्वेश्चन, क्या तुम्हें पता चला कि अभी भी तुम क्या गलत कर रहे थे? आंसर, मुझे लगता है कि मुझ में एक क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन के लिए पर्याप्त पेशेंस नहीं था। क्वेश्चन, क्या तुमने एड को फॉलो करने का सिर्फ इसलिए सोचा क्योंकि वह बहुत सक्सेसफुल था? आंसर, नो, मैं ऐसा करने के लिए नहीं आया था। क्वेश्चन, क्या तुमने कभी ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में सोचा? आंसर, मैं कभी कभी सोचता था कि शायद मुझे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हारते रहना बहुत पेनफुल था। फिडलर ऑन द रूफ मूवी में एक सीन है जहाँ पर हीरो ऊपर देखता है और गॉड से बात करता है, तो मैं भी ऊपर देखता तो कहता, क्या मैं सच में इतना स्टूपिड हूँ? और मैं एक क्लियर जवाब सुनता, नहीं, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम्हें बस यह जारी रखना है। तो मैंने बस वही किया। उस समय में एक बहुत काइंड, नॉलेजेबल और सक्सेसफुल सेमी रिटायर्ड व्यक्ति से सीयरसन में दोस्त बना जिसका नाम एमोस होस्टेटर था। वह मेरी राइटिंग को पसंद करता था और वह कहा करता था, एमोस ने कई चीजें ऐसी लागू की है जो एड ने सिखाई थी। मैं सेम प्रिंसिपल्स दो लोगों से सीख रहा था। क्वेश्चन, क्या तुम उस वक्त फर्म के लिए रिकमेंडेशन कर रहे थे? आंसर, यस। क्वेश्चन, और तुम्हारी रिकमेंडेशंस काम कैसे करती थी? आंसर, वे बेहतर थे क्योंकि मैं ज्यादा पेशेंट था। एनीवे, मैं सारे पैसे गंवा चुका था और कोई भी लोग मुझे पैसे उधार देने वाले नहीं थे, लेकिन मेरे में अभी भी एक तरह का जिद्दी कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी तरह से फिर से राइट ट्रैक पर आ सकता हूँ। मैं साल में केवल $12,500 कमा रहा था, लेकिन मैंने $700 सेव करना मैनेज कर लिया। क्योंकि यह अमाउंट एक अकाउंट ओपन करने के लिए काफी नहीं था, तो मैंने एक दोस्त के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाया। उसने भी $700 लगाए थे। क्वेश्चन, इस जॉइंट अकाउंट में क्या तुम ट्रेडिंग को टोटली डायरेक्ट कर रहे थे? आंसर,
यस, मेरा दोस्त मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था। यह 1972 का समय था जब हम प्राइस के कंट्रोल में थे। फ्यूचर मार्केट भी प्राइस के कंट्रोल में था। क्वेश्चन, यह निक्सोन का प्राइस फ्रीज था। आंसर, यस, जैसे कि मुझे याद है प्लाईवुड का प्राइस $110 प्रति 1000 स्क्वायर फुट पर फ्रीज हो गया था। प्लाईवुड मार्केट उनमें से एक था जिनको मैं फर्म के लिए एनालाइज करता था। प्राइस $110 पर बना हुआ था और मैंने एक बियरिश न्यूज़लेटर निकाला यह कहते हुए कि इवन दो सप्लाईज टाइट है फिर भी प्राइस $110 के पार नहीं जा पाया है, तो $110 पर शॉर्ट जाने में कोई घाटा नहीं है। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने सेट लिमिट्स पर प्राइस को कैसे रखा? सप्लाई एंड डिमांड को हायर प्राइस पर जाने से कौन रोक रहा था? आंसर, प्राइस के लिए हायर जाना नियमों के खिलाफ था। क्वेश्चन, तुम्हारा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स इसके लिए इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते थे? आंसर, राइट। जो भी हो रहा था प्राइस को आर्टिफिशियली लो पर रखा जा रहा था और यह एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि एक आर्टिफिशियली लो एक शॉर्टेज क्रिएट करेगा, इसलिए प्लाईवुड में शॉर्टेज डेवलप हुए। लेकिन फ्यूचर मार्केट को भी इस गाइडलाइन के अंदर रहना चाहिए था। कोई भी श्योर नहीं था, यह एक ग्रे एरिया था। एक दिन जब मैं प्राइस बोर्ड की तरफ देख रहा था तो प्राइस $110 पर हिट हुआ, फिर $110 10 सेंट, फिर $110 20 सेंट। फ्यूचर प्राइस लीगल सेलिंग से 20 सेंट ऊपर ट्रेड हो रहा था, तो मैंने चारों तरफ कॉल करना स्टार्ट किया कि क्या होने वाला है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। क्वेश्चन, क्या प्लाईवुड मार्केट इकलौता मार्केट था जो प्राइस फ्रीज लेवल से ऊपर जा रहा था? आंसर, यस। एनीवे, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है उस दिन मार्केट $110 के आसपास क्लोज हुआ। दूसरे दिन यह $110 80 सेंट पर ओपन हुआ। मैंने इसके लिए ये कारण दिए। यदि उन्होंने इसे आज $110 से ऊपर ट्रेड करने दिया तो वे इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया। अंत में प्लाईवुड $200 तक गया। मेरे पहला कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के बाद और इस प्राइस बढ़ने के बाद बस केवल पोजीशन को पिरामिड करने और राइड करने का काम बचा था। क्वेश्चन, कॉर्न मार्केट में वाइप आउट होने के बाद क्या वो तुम्हारी पहली बड़ी ट्रेड थी? आंसर, यस। क्वेश्चन, क्या प्लाईवुड केस मार्केट $110 पर रुका? आंसर, फ्यूचर मार्केट लास्ट यूजर जो दूसरी जगह सप्लाई नहीं पा सका उसके सप्लाई के तौर पर फंक्शन करता है। क्वेश्चन, बेसिकली इसने एक 2 टियर्ड मार्केट क्रिएट कर दिए, एक तरीके का लीगल ब्लैक मार्केट। आंसर, यस। वे लोग जो स्थिर हो गए थे क्योंकि उनके प्रोड्यूसर के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, वे फ्यूचर मार्केट में एक हायर प्राइस पर प्लाईवुड ले सकते थे। प्रोड्यूसर्स क्रोधित हो रहे थे ये सोचकर कि उन्हें लीगल प्राइस पर सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन, प्रोड्यूसर्स ने फ्यूचर सेल क्यों नहीं किए और केस मार्केट में प्राइस कंट्रोल लेवल पर सेलिंग के अगेंस्ट डिलीवर क्यों नहीं किया? आंसर, स्मार्टर लोग इसे सीख रहे थे, लेकिन प्लाईवुड में फ्यूचर ट्रेडिंग की यह शुरुआती परिस्थिति थी और ज्यादातर प्रोड्यूसर्स इतने अनुभवी नहीं थे। कुछ प्रोड्यूसर्स इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि ऐसा करना लीगल है या नहीं। यदि वे ये सोचते कि यह लीगल है तो उनके वकील उन्हें बता देते कि शायद लोग फ्यूचर मार्केट में किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हैं, लेकिन हमें लीगल प्राइस से ऊपर डिलीवर नहीं करना ही बेहतर होगा। क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट ने कभी भी फ्यूचर मार्केट में इंटरफेयर करने की कोशिश की? आंसर, एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं इस पर बाद में बात करूंगा। मैंने प्लाईवुड में ट्रेडिंग से कुछ ही महीनों में $700 को $12,000 तक ग्रो किया। क्वेश्चन, क्या तुमने यह अकेली ट्रेड ली हुई थी? आंसर, यस। फिर बाद में मुझे एक ब्राइट आइडिया आया कि यही सेम सिचुएशन लुम्बर में भी होने वाली थी। मैंने सब कुछ एक ही ट्रेड में लगा दिया, जैसे मैं पहले मक्की और गेहूं में किया करता था। मुझे उम्मीद थी कि लुम्बर भी लीगल प्राइस से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन, लुम्बर उस वक्त कहाँ ट्रेड कर रहा था? आंसर, यह स्थिर था। इसने प्लाईवुड को $110 से $200 तक जाते देखा, जबकि वे दोनों ही वुड प्रोडक्ट थे और लुम्बर भी शॉर्ट सप्लाई में था, तो मैंने यही कारण दिया कि लुम्बर को ऊपर जाना चाहिए। मेरे $130 पर लुम्बर खरीदने के बाद गवर्नमेंट फाइनली जागी और देखा कि प्लाईवुड में क्या हुआ था, और गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया कि यह सेम थिंग लुम्बर में नहीं होने देंगे। मेरे लॉन्ग पोजीशन लेने के एक दिन बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाहर आए एक अनाउंसमेंट के साथ कि वे लुम्बर में स्पेकुलेटर्स पर नकेल कसने वाले हैं जो लुम्बर को प्लाईवुड की तरह चलाना चाहते हैं। लुम्बर मार्केट उस स्टेटमेंट से
क्रैश हो गया। मैं उस पॉइंट तक नीचे था जहां पर मैं फिर से वाइप आउट होने के करीब था। 2 वीक्स के पीरियड के दौरान उन्होंने यह स्टेटमेंट जारी रखा। मार्केट उस लेवल पर थोड़ा सा ऊपर स्टेबलाइज हो गया जहां पर मैं वाइप आउट हो सकता था। मेरे पास केवल इतनी पर्याप्त पैसा बचा था कि मैं अपनी पोजीशन पर डटे रहता। क्वेश्चन, जब आपने खरीदा था उस वक्त मार्केट $130 पर था, अब वह कहां पर था? आंसर, लगभग $117 के पास। क्वेश्चन, प्लाईवुड के प्राइस राइज के मुकाबले लुम्बर में डिक्लाइन बहुत छोटा था, फिर भी आपने इतने सारे पैसे गंवाए क्योंकि आपने प्लाईवुड के मुकाबले लुम्बर में ज्यादा बड़ी पोजीशन ले रखी थी। आंसर, राइट। उन 2 वीक्स के दौरान मैं लगातार वाइप आउट होने के कगार पर था। यह मेरी लाइफ के सबसे खराब 2 वीक्स थे। मैं हर दिन गिव अप करने के इरादे से ऑफिस जाता था। क्वेश्चन, केवल पेन को स्टॉप करने के लिए गिव अप या फिर इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ पैसे बच जाएं? आंसर, दोनों कारण थे। मैं इतना ज्यादा दुखी था कि मैं अपने कांपते हाथों को रोक नहीं पाया। क्वेश्चन, फिर से वाइप आउट होने के तुम कितने करीब थे? आंसर, मेरे $12,000 लुढ़क कर $4,000 के नीचे आ गए थे। क्वेश्चन, क्या तुमने खुद से यह नहीं कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने वही गलती दोबारा कर दी है? आंसर, यस। और फिर से कभी मैंने ऐसा नहीं किया। वह लास्ट टाइम था जब मैंने एक अकेली ट्रेड में सब कुछ दांव पर लगाया था। क्वेश्चन, फिर क्या हुआ था? आंसर, मैंने होल्ड करने का मैनेज किया और मार्केट आखिरकार मुड़ गया। यहाँ एक शॉर्टेज पैदा हो गई थी और गवर्नमेंट की फ्यूचर मार्केट को स्टॉप करने की कोई इच्छा नहीं थी। क्वेश्चन, क्या यह इनसाइट या करेज था जिसने तुम्हें होल्ड करने की विल पावर दी? आंसर, मुख्य रूप से डेस्परेशन। आल्दो यहाँ पर चार्ट में एक सपोर्ट पॉइंट था जिसे मार्केट तोड़ता हुआ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने होल्ड किए रखा। साल के अंत तक $700 जो $12,000 में बदले फिर वापस $4,000 के नीचे चले गए थे, वे अब $24,000 हो गए थे। इस स्केरी एक्सपीरियंस के बाद मैंने कभी भी ओवर ट्रेड नहीं किया। अगले साल 1973 में गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल को उठाना शुरू किया क्योंकि प्राइस कंट्रोल ने कई प्रकार की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी। जब प्राइस कंट्रोल को उठाया गया तो कई कमोडिटीज में शानदार तेजी नजर आई। सब कुछ ऊपर जाने के बाद कई मार्केट में तो प्राइस डबल हो गए और मैं लो फ्यूचर मार्जिन द्वारा ऑफर किए गए शानदार लेवरेज का एडवांटेज लेने के लिए काबिल था। मार्केट में मेजर ट्रेंड्स के साथ डटे रहने का लेसन जो मैंने शेकोटा से सीखा था, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। 1973 में मेरा अकाउंट $24,000 से $64,000 तक ग्रो हुआ। क्वेश्चन, उस वक्त हम कुछ एकदम से नया देख रहे थे। मुझे वह मार्केट याद है। संभावित परिणामों से केवल 10% ऊपर जाने पर ही ऐसा लगता था जैसे एक बहुत बड़ा प्राइस मूव आया है। आपने यह रियलाइज कैसे किया कि प्राइस इतना आगे जा सकता था? आंसर, उस समय में राजनीतिक रूप से राइट विंग में था और वह इन्फ्लेशन के बारे में बताने वाले के लिए फिट बैठता है। यह थ्योरी की इविट गवर्नमेंट लगातार करेंसी का स्तर गिरा रही है। इस थ्योरी ने परफेक्ट दृष्टिकोण प्रोवाइड किया 1970s के इन्फ्लेशन वाले मार्केट में ट्रेड करने का। क्वेश्चन, यह एक सही टाइम पर सही थ्योरी थी? आंसर, राइट। सब कुछ ऊपर जा रहा था, मैं भी अच्छा कर रहा था। मैंने एक टेरिबल मिस्टेक कर दी। ग्रेट सोयाबीन बुल मार्केट के दौरान जब वह $3.25 से लगभग $12.01 तक चला गया था, उसने मेरा पूरा प्रॉफिट ले लिया और मुझे बाहर कर दिया। मैं ट्रेंड के साथ रहने के बजाय फैंसी बनने की कोशिश कर रहा था। एड शिकोटा तब तक किसी ट्रेड से बाहर नहीं निकलता जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, इसलिए एड ट्रेड में था जबकि मैं आउट हो गया था और मैंने पीड़ा में देखा कि शिकोटा लगातार 12 दिनों तक अप लिमिट में रहा। मैं सच में उसकी टक्कर का था और मैं रोज ऑफिस में यह जानते हुए आता था कि वह ट्रेड में है और मैं बाहर हो गया हूँ। मैं काम पर जाने से डरता था क्योंकि मैं जानता था कि सोयाबीन फिर से अप लिमिट पर बिड होगा और मैं ट्रेड में नहीं हो सकता। क्वेश्चन, क्या एक रनवे मार्केट में नहीं बने रहने का एक्सपीरियंस एक्चुअल में पैसे गंवाने जितना ही बदतर था? आंसर, यस, उससे भी ज्यादा। यह इतना बदतर था कि एक दिन मुझे लगा कि मैं इसे और नहीं झेल सकता और मानसिक वेदना को कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स ट्राई किए। जब उसने काम नहीं किया तो किसी ने कहा कि तुम कुछ इससे भी स्ट्रॉन्ग ड्रग क्यों नहीं लेते, जैसे थोरिजीन। मुझे याद है इस थोरिजीन को घर पर लेना और फिर काम के लिए सबवे जाना। सबवे के दरवाजे बंद होना
स्टार्ट हुए। जैसे मैं वहां गया और मैं गिरना शुरू हो गया। पहले मैंने इसका कारण तो ओरिजिन को नहीं माना। किसी तरह घूमते हुए मैं घर आया और दरवाजे के पास गिर गया। यह इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग था, इसने मुझे नॉक कर दिया और उस दिन मैंने पूरा काम मिस कर दिया। यह मेरा ट्रेडिंग करियर का सबसे नीचा लेवल था। क्वेश्चन, तुम कभी फिर से तैयार होकर वापस नहीं गए किसी पॉइंट पर सोयाबीन ट्रेड में वापस जाने के लिए? आंसर, नहीं, मैं लूजिंग से डर गया था। क्वेश्चन, उन गलतियों के बावजूद, जैसा कि तुमने बताया कि साल के अंत तक $64,000 तक अकाउंट बिल्ड किया, तो आगे क्या हुआ था? आंसर, उस समय के दौरान मैं कभी कभार ही कॉटन एक्सचेंज पर जाता था। जब ट्रेडर्स को चीखते चिल्लाते सुनता था तो मेरे अंदर एड्रेनलिन रश हो जाता था। यह दुनिया का सबसे एक्साइटिंग प्लेस लगता था, लेकिन मैंने जाना कि इसमें जाने के लिए मुझे $1,00,000 की नेटवर्थ दिखानी पड़ेगी। मेरे पास मेरे अकाउंट के अलावा बाहर कोई एसेट नहीं थे, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता था। मैंने मार्केट्स में पैसे बनाना जारी रखा और कई महीनों के बाद मैंने $1,00,000 के मार्क को पार कर लिया। उसी समय के दौरान एड सिकोटा ने रिकमेंड किया कि मुझे कॉफी पर लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, इसलिए मैंने वह ले ली, लेकिन एक क्लोज स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट नीचे मुड़ गया और मैं स्टॉप लॉस के कारण क्विकली बाहर हो गया। क्योंकि एड एक मेजर ट्रेंड फॉलोवर था, तो उसने स्टॉप नहीं लगाया, जिसके कारण वह कई दिनों तक डाउन लिमिट में लॉक हो गया था। हर दिन सिक्योटा एक लूजिंग पोजीशन में लॉक्ड था, जबकि मैं उस मार्केट से बाहर था। यह उस सोयाबीन ट्रेड के एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन थी, जब वह एक विनिंग ट्रेड में था और मैं ट्रेड से बाहर था। मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे एक सेंस ऑफ जॉय फील हुआ। मैंने खुद से पूछा, यह कैसी जगह है जहाँ किसी एक का ग्रेटेस्ट जॉय उस वक्त मिलता है जब कोई दूसरा व्यक्ति दर्दनाक स्थिति में होता है। उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि जो मैं कर रहा हूँ वह कितना कम्पिटिटिव है, और मैंने न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज पर फ्लोर ट्रेडर बनने का डिसाइड किया। क्वेश्चन, फ्लोर ट्रेडर होना इससे भी ज्यादा कम्पिटिटिव साउंड करता है। आंसर, वेल, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन, एक फ्लोर ट्रेडर बनने पर क्या तुम्हारा कोई कंसर्न था, जैसे अब तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज के फील्ड को एक ही मार्केट तक सीमित कर रहे थे? आंसर, मैं इसके बारे में थोड़ा कंसर्न था। यह बदलकर मेरी चिंता में बदल गया। रिंग में ट्रेडिंग करने का विचार मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। इसका सच यह था कि मैं ट्रेड स्पीक करने में तो बहुत अच्छा था ही, पर मैं एग्जीक्यूशन में भी बहुत साहसी था। मैं बहुत शाई था और मैं जोर से चिल्लाने में भी इतना कायर था कि फ्लोर पर कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन सकता था। मेरे ऑर्डर मेरे एक फ्लोर ट्रेडर दोस्त को जा रहे थे, जो उन्हें मेरे लिए हैंडल करता था। जब तक मैंने रियलाइज किया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक यह ऐसे ही चलता रहा। क्वेश्चन, फ्लोर पर होने के बावजूद क्या तुम अब भी मार्केट्स को एज ए पोजीशन ट्रेडर अप्रोच से देख रहे थे? आंसर, हाँ, लेकिन यह सब मेरे डर के कारण था। क्वेश्चन, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कई दिनों तक तुमने ट्रेडिंग नहीं की। आंसर, राइट। क्वेश्चन, क्या फ्लोर पर होने का कोई एडवांटेज था? आंसर, नो, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और मैं यह किसी को भी एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए रेकमेंड करूंगा। मैंने जो कई सालों तक वहाँ सीखा, मैंने उसका यूज किया। क्वेश्चन, तुमने किस प्रकार की चीजें वहाँ सीखी? आंसर, फ्लोर पर आप एक सबकॉन्शियस सेंस डेवलप करते हैं। आप रिंग में वॉइस की इंटेंसिटी से ही प्राइस मूवमेंट को मापना सीख जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट एक्टिव है और मूव कर रहा है और फिर शांत हो जाता है, यह अक्सर यह साइन होता है कि मार्केट ज्यादा आगे नहीं जाने वाला। कभी कभार जब रिंग मॉडरेट लाउड है और अचानक ज्यादा लाउड हो जाए, तो जैसे आप सोचते हैं कि यह मार्केट ब्लास्ट करने का साइन है, पर यह सच में मार्केट के बहुत ज्यादा अमाउंट में ओपोजिंग ऑर्डर्स आने का साइन है। क्वेश्चन, आपने उस इंफॉर्मेशन का यूज उस समय कैसे किया जब आप ऑफ फ्लोर ट्रेडर हो गए थे? आपने कहा कि जो आपने ऑन द फ्लोर सीखा उसने आपकी बाद में हेल्प की। आंसर, मैंने इंट्राडे चार्ट पॉइंट की इम्पोर्टेंस समझी, जैसे कि डेली हाई। इंट्राडे चार्ट पॉइंट के दम पर मैं उससे भी ज्यादा बड़ी पोजीशन ले सकता था जितनी मैं अफोर्ड कर सकता था, और यदि वह इमीडिएटली काम नहीं करती थी तो मैं जल्दी से बाहर हो जाता। एग्जाम्पल के लिए, एक क्रिटिकल इंट्राडे पॉइंट पर मैं उनसे 5 कॉन्ट्रैक्ट लेने के बजाय 20 कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लेता और एक क्लोज स्टॉप लॉस पॉइंट यूज करता। या तो मार्केट टेक ऑफ करता और ऊपर जाता, या फिर मैं ट्रेड से बाहर हो जाता। कभी कभी मैं 10 पॉइंट के रिस्क पर 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट बनाता,
यह इसलिए था क्योंकि मैं फ्लोर पर था। मैं इससे भी फेमिलियर हो गया था कि मार्केट इन इंट्राडे पॉइंट्स पर कैसे रेस्पॉन्ड करता है। मेरी ट्रेडिंग उस समय सर्फिंग करने के जैसी थी। मैं लहर को एकदम राइट मोमेंट पर क्रेस्ट करने का ट्राई करता था। यदि वह काम नहीं करती तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाता। मैं मुश्किल से थोड़ा सा रिस्क लेकर कई सैकड़ों पॉइंट्स के शॉट ले रहा था। मैंने उस सर्पिंग टेक्निक का यूज बाद में एक डेस्क ट्रेडर के तौर पर किया। आल्दो यह अप्रोच उस वक्त अच्छी काम कर गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आज के मार्केट में भी अच्छी काम करेगी। क्वेश्चन, क्या यह इसलिए है क्योंकि मार्केट ज्यादा चोपी बन गई है? आंसर, राइट। उन दिनों जब मार्केट एक इंट्राडे पॉइंट पर पहुंचते थे तो वे इसे पेनिट्रेट करते और टेक ऑफ कर जाते और कभी मुड़कर नहीं देखते। आजकल यह अक्सर वापस उस पॉइंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन, तो इसका उपाय क्या है? आंसर, मुझे लगता है इसका सीक्रेट आपके ली गई ट्रेड्स की संख्या को कम करने में है। बेस्ट ट्रेड्स वे होते हैं जिनमें आपके साइड में तीनों चीजें हों, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड मार्केट टोन। पहला, फंडामेंटल्स को यह सजेस्ट करना चाहिए कि यहाँ सप्लाई एंड डिमांड में इम्बेलेंस है, जिसके कारण मेजर मूव आ सकता है। दूसरा, चार्ट को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस तरफ फंडामेंटल्स ने सजेस्ट किया है। तीसरा, जब कोई न्यूज बाहर आए तो मार्केट को ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे वह राइट साइकोलॉजिकल टून को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक बुल मार्केट को बियरिश न्यूज पर ध्यान नहीं देना चाहिए और एक बुलिश न्यूज पर उत्साह पूर्वक रेस्पॉन्ड करना चाहिए। यदि आप अपनी एक्टिविटी को इस तरह की ट्रेड्स तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में और किसी भी मार्केट में पैसे बना लोगे। क्वेश्चन, क्या यही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल वह अप्रोच है जो आपने अडेप्ट की थी? आंसर, नो, क्योंकि मैं इस गेम को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। मैं जानता था कि मुझे केवल उन चुनिंदा ऑप्टिमम ट्रेड्स में होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग मेरे लिए एक सुकून और हॉबी थी। इसने मेरी जिंदगी की कई चीजों को रिप्लेस कर दिया था। मैंने एक्शन के फन को मेरे खुद के क्राइटेरिया में सबसे आगे रखा। जिस चीज ने मुझे सेव किया वो ये थी कि जब मेरी ट्रेड सभी क्राइटेरिया को मीट करती थी तो मैं अदर ट्रेड्स की तुलना में 5-6 गुना ज्यादा बड़ी पोजीशन लेता था। क्वेश्चन, क्या आपके सारे प्रॉफिट्स उन ट्रेड से आते थे जो सभी क्राइटेरिया मैच करती थी? आंसर, यस। क्वेश्चन, क्या दूसरी ट्रेड्स ब्रेक इवन पर रहती थी? आंसर, दूसरी ट्रेड्स ब्रेक इवन पर रहती थी और मेरा मनोरंजन करती थी। क्वेश्चन, क्या तुम एक एक का ट्रैक रखते थे ताकि आप जान सको कि क्या चल रहा है? आंसर, केवल मेंटली तरीके से रखता था। दूसरी ट्रेड्स पर मेरा गोल केवल ब्रेक इवन पर रहना था। मैं जानता था कि बिग मनी उन ट्रेड से बनेगी जो मेरे क्राइटेरिया को मीट करती है। यहाँ हमेशा वे ट्रेड्स होती थी जो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी, लेकिन उनकी संख्या कम होती थी तो आपको ज्यादा पेशेंट होना पड़ता था। क्वेश्चन, ऐसी ट्रेड्स कम क्यों होती थी? क्या मार्केट प्लेस ज्यादा अनुभवी हो गया था? आंसर, हाँ। यहाँ पर मेरे शुरुआती दिनों से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो गए थे। उन सालों में जो मुझे एड सिकोटा और एमोस होस्टेटर ने सिखाया था, उन एंगल्स को जानना ही मेरा एज होता था। अब उन प्रिंसिपल्स को सभी लोग जानते हैं। अब ट्रेडिंग रूम्स ब्राइट लोगों से और कंप्यूटर्स से भरे पड़े हैं। उन दिनों आप बोर्ड को देखते और जब प्राइस एक की चार्ट पॉइंट से ऊपर जाता तब आप कॉर्न को बाई कर लेते। 1 घंटे बाद ग्रेन एलिवेटर ऑपरेटर को ब्रोकर से कॉल आता और वह भी उसे बाई कर लेता। अगले दिन ब्रोकरेज हाउस मार्केट को और पुश करने के लिए उस ट्रेड को रेकमेंड कर देते और तीसरे दिन हमें उन लोगों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती जो गलत प्रूव हो गए थे और फिर कुछ फ्रेश बाइंग होती दुनिया के उन डेंटिस्ट से जिनको हाल ही में सुनने में आया कि यह बाई करने का सही वक्त है। इस पूरे समय में मैं बाई करने वालों में से पहले लोगों में था, क्योंकि मैं उन कुछ प्रोफेशनल्स में से था जो इस गेम को प्ले कर रहे थे। मैं कई दिनों बाद डेंटिस्ट्स को अपनी पोजीशन सेल करके समेट देता था। क्वेश्चन, क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात कर रहे हैं? क्या आप मेजर मूव के लिए ट्रेड नहीं करते थे? आंसर, मैंने कुछ मेजर मूव ट्रेड किए, लेकिन कई बार उन ट्रेड्स में मेरा प्रॉफिट 2-3 दिन में ही बन जाता था। क्वेश्चन, आप मार्केट में वापस एंटर कब करते थे? आंसर, डेंटिस्ट्स अपनी पोजीशन को रखते नहीं थे क्योंकि वे गलत टाइम पर बाइंग करते थे। तो जब मार्केट वापस गिरता था मैं वापस से एंट्री लेता था।
इन दिनों जब मार्केट कोई की चार्ट पॉइंट ब्रेक करता है तो यह पूरे यूनिवर्स के ट्रेडर्स द्वारा परसीव कर लिया जाता है। क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब और लेग्ड फॉलो करने वाले ट्रेडर्स नहीं रहे। आंसर राइट। ग्रेन एलिवेटर ऑपरेटर्स ऑलरेडी बेट कर चुके हैं। डेंटिस्ट को तो काउंट ही मत करो क्योंकि उनका ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन बहुत छोटे स्तर पर होता है। क्वेश्चन, क्या यह इसलिए है क्योंकि वे लोग खुद से ट्रेडिंग करने के बजाय अब फंड मैनेजर्स के साथ इन्वेस्ट करती हैं। आंसर राइट। और यदि डेंटिस्ट अभी भी ट्रेडिंग में है तो वे एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं जो कि एक मीनिंगलेस पोजीशन है, जबकि फंड मैनेजर्स हजारों की संख्या में ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको इसके ऑलमोस्ट विरुद्ध होना पड़ेगा। आपको पूछना होगा, क्या ये सच नहीं कि मेरे साथी ट्रेडर्स ऑलरेडी पोजीशन में है, तो बाई करने के लिए क्या बचा होगा। आपको पहले इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई बाई करने के लिए होता था, जैसे वे लोग जो इन्फॉर्मेशन पाने और रिएक्ट करने में स्लो थे। अब हर कोई फास्ट डिसीजन लेने वाला हो गया है। क्वेश्चन, क्या अब मार्केट में ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होने लगे हैं। आंसर यस, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन, क्या ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मीडियोक्रिटी का शिकार हो गया है। आंसर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग का इरा समाप्त हो गया है जब तक कि यह मार्केट में इम्बैलेंस ना हो जो सब कुछ ओवरराइड कर दे। 1988 में ग्रेन बेल्ट में सूखा पड़ा था जो इस इंटरव्यू के बाद की घटना है। यह उस एक्सेप्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी बात मार्कस कर रहा है। दूसरा एक्सेप्शन ये होगा यदि हम एक मेजर मंदी या एक मेजर तेजी के दौर में एंटर करें। क्वेश्चन, दूसरे शब्दों में जब तक यहाँ कोई बहुत पावरफुल फोर्स काम नहीं करता तब तक ट्रेंड फॉलोइंग काम नहीं करता। आंसर यस। क्वेश्चन, क्या मार्केट पिछले 5-10 सालों में चेंज हो गया है क्योंकि प्रोफेशनल्स मनी मैनेजर अब स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को ज्यादा तवज्जो देते हैं जैसा कि पहले कम ही लोग किया करते थे। आंसर, मार्केट बदल गया है। इसका प्रूफ है कि रिचर्ड डेनिस जिसने कई सालों तक अच्छा किया उसने 1988 में अपना 50% पैसा खो दिया उस फंड में जिसको वह मैनेज करता था। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अप्रोच अब काम नहीं करती। प्रॉब्लम यह है कि आपने एक ट्रेंड डिफाइन किया और एक पोजीशन ली, ठीक वैसे ही दूसरा ट्रेडर भी पोजीशन लेता है तो यहाँ पर बाई करने के लिए कोई नहीं बचता। इसलिए मार्केट दूसरी डायरेक्शन में स्विंग करता जाता है और आपको बाहर कर देता है। एक कारण यह है कि अब हमें ज्यादा ट्रेंड नहीं दिखते क्योंकि सेंट्रल बैंक्स दूसरी साइड का ट्रेंड बनाकर करेंसी को हाथ से निकलने से बचाती है। क्वेश्चन, क्या वे हमेशा ऐसा नहीं करते। आंसर, मुझे नहीं लगता। यदि आप फॉरेन सेंट्रल बैंक के ट्रेजरी डेप्ट चार्ट को देखें तो आप देखोगे कि यह पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। फॉरेन बैंक्स हमारे ट्रेड डेप्ट को फाइनेंस करके प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर पर हावी होते दिख रहे हैं। क्वेश्चन, ट्रेडिंग के टर्म्स में इसके बारे में आपको क्या लगता है और क्या इसके कारण आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बदलाव आया है। आंसर, एक समय पर मैंने करेंसी में बहुत ट्रेड किया। एग्जाम्पल के लिए रीगन के पहली बार इलेक्ट होने के बाद के सालों में डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं अपने अकाउंट और कंपनी अकाउंट से 600 मिलियन ड्यूस मार्क जितनी बड़ी पोजीशन लेता था। उस समय इसकी कीमत 300 मिलियन डॉलर की थी। यह एक अच्छी सीमा थी। मैं शायद बैंकों के साथ साथ दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट करेंसी ट्रेडर था। यह बहुत थकाऊ काम था क्योंकि यह एक 24 घंटे खुलने वाला मार्केट था। जब मैं सो जाता था तो मुझे मार्केट को चेक करने के लिए हर 2 घंटे बाद उठना पड़ता था। कोई मेजर सेंटर जैसे ही ओपन होता मैं उसके साथ ट्यून इन हो जाता, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ज्यूरिक एंड लंदन। इसने मेरी शादी खत्म कर दी। इन दिनों में करेंसीज को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक टोटली पॉलिटिकल परिस्थिति है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन, जब आप करेंसीज को एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे तब क्या आप रात भर इसलिए जागते थे क्योंकि यूएस में मार्केट ओपन होने से पहले ही मेजर मूव के आइडेंटिफाई किए जाने से आप डरते थे। आंसर यस। क्वेश्चन, क्या आप हमेशा इसी तरह से ट्रेड करते थे या फिर आप पर्याप्त बार मूव पकड़ लिए जाने के कारण अपने क्लॉक के अनुसार ट्रेड करना शुरू करते थे। आंसर, यह काफी बार हुआ है मुझे चालाक बनाने के लिए।
क्वेश्चन, आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि ओवरसीज ट्रेडिंग करते हुए आपने कोई बिग मूव अवॉइड किया होगा? आंसर, यह सच है। एग्जाम्पल के लिए मुझे याद है एक बार लेट 1978 के दौरान डॉलर पस्त हुए जा रहा था। वह हर दिन एक न्यू लो तक गिर रहा था। यह वो पीरियड था जब मैं ब्रूस कोवनर को कोऑपरेट कर रहा था और उसके कलीग के तौर पर ट्रेडिंग कर रहा था। हम रोजाना घंटों तक बात करते थे। एक दिन हमने नोटिस किया कि डॉलर मिस्टीरियस तरीके से स्ट्रोंग हो गया है। यहाँ एक इंटेंस प्राइस मूवमेंट था जो कि किसी नॉन इन्फॉर्मेशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। हमने पागल की तरह अपनी लॉन्ग पोजीशन को वेल्ड आउट किया। उस वीकेंड प्रेसिडेंट कार्टर ने एक डॉलर सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस किया था। यदि हम अगले यूएस ट्रेडिंग सेशन तक वेट करते तो हम बर्बाद हो जाते। उस स्थिति ने एक प्रिंसिपल को इलिस्ट्रेट किया जिस पर हम बिलीव करते थे, वो ये कि बिग प्लेयर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हमेशा अपने हाथ टिप रखते हैं। यदि हम अपने खिलाफ एक सरप्राइज प्राइस मूव देखते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते तो हम अक्सर इससे बाहर हो जाते हैं और इसके रीजन को बाद में देखते हैं। क्वेश्चन, मुझे वह मार्केट अच्छे से याद है। उस अनाउंसमेंट के बाद कई दिनों तक करेंसी फ्यूचर मार्केट डाउन लिमिट में लॉक रहा था। आपने उस मार्केट में टॉप के पास में एग्जिट लिया होगा। आंसर, हमने उस ट्रेड पर ग्रेट एग्जिट लिया था। एनीवे, मेरा पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि कर्टसी के तौर पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने उन मेजर चेंजेस को नोटिफाई किया था जो हम करने वाले थे और वे अक्सर यूएस पॉलिसी अनाउंसमेंट पर आगे बढ़कर एक्ट करते हैं। निरंतर यूरोप में ही पहले प्राइस मूव दिखाई पड़ता है, फिर चाहे इसकी शुरुआत हमने ही की हो। क्वेश्चन, चलो फिर से आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। एक फ्लोर ट्रेडर बनने का आइडिया गिव अप करने के बाद आप कहाँ गए? आंसर, मुझे एमोस होस्टेटर से एक कॉल आया। उस समय वह भी कमोडिटीज कॉरपोरेशन के लिए कुछ पैसे ट्रेड कर रहा था। एमोस ने मुझे बताया कि कमोडिटीज कॉरपोरेशन को एक ट्रेडर के तौर पर ज्वाइन करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। उस समय वे सभी महान अर्थशास्त्रियों को एक ट्रेडर के तौर पर हायर कर रहे थे। क्वेश्चन, लेकिन क्या वे ट्रेडिंग के पैसे बनाने के बिजनेस में नहीं थे? आंसर, उनको नहीं लगता था कि जब तक आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है आपके लिए पैसे बनाना पॉसिबल है। लेकिन एमोस ने उनको मुझे एक चांस देने के लिए कन्विंस कर लिया था। मुझे लगता है मैं पहला नॉन पीएचडी ट्रेडर हूँ जिसे उन्होंने हायर किया। उन्होंने मुझे शुरू में $30,000 ट्रेड करने के लिए दिए। 10 साल बाद मैंने उस अकाउंट को $80 मिलियन में बदला। क्वेश्चन, क्या आपने ओरिजिनल $30,000 को $80 मिलियन में बदला था या फिर उन्होंने और पैसे ऐड किए थे? आंसर, शुरू के कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे और $1,00,000 ट्रेड करने के लिए दिए। उसके बाद वे हमेशा पैसे निकाल लेते थे। उन वर्षों में वे एक्सपेंशन फेज में थे और वे ट्रेडर को उनके एक्सपेंस के लिए 30% चार्ज करते थे। क्वेश्चन, तो आपको अपने अकाउंट को उसी लेवल पर रखने के लिए 30% तो बनाने ही पड़ते थे। आपके जरूर उन वर्षों के रिटर्न इनक्रेडिबल रहे होंगे। आंसर, मैं कई सालों तक कम से कम 100% का रिटर्न बना रहा था। क्वेश्चन, आपका बेस्ट साल कौन सा था? आंसर, मेरा बेस्ट साल 1979 था। यह एक इनक्रेडिबल साल था। मैंने गोल्ड में मूव पकड़ा जब वो है $800 के ऊपर जा रहा था। क्वेश्चन, क्या आपने पूरा मूव कैच किया था? आंसर, मैं एंटर और एग्जिट होता रहा, लेकिन मुझे याद है मैंने इसका बड़ा पार्ट कैच किया था। एक बार में $100 प्रति औंस, यह एक वाइल्ड समय था। मैं ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड बाई करता, हांगकांग उसे $10 पुश कर देता, यह लंदन में $10 ऊपर जाता और जब तक न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता मैं $30 प्रॉफिट पर सेल कर सकता था। क्वेश्चन, यह ऐसा लगता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के बजाय विदेशी मार्केट्स में गोल्ड बाई करने के बहुत एडवांटेज थे। आंसर, उन दिनों मेरा कैलिफोर्निया में होने का एक बड़ा एडवांटेज था क्योंकि जब मेरे न्यूयॉर्क के कलीग्स सो रहे होते थे मैं हांगकांग मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए जाग रहा होता था। मुझे याद है जब मैंने अफगानिस्तान के इन्वेजन के बारे में सुना मैंने हांगकांग फोन किया कि क्या हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानता है? एंड कोई इस बारे में नहीं जानता था। प्राइस चेंज नहीं हो रहे थे। जब तक कोई जान पाता कि क्या हो रहा है उसके पहले ही मैं 2 लाख
ऑन्स गोल्ड बाई करने में कामयाब रहा। क्वेश्चन, ये 2000 कॉन्ट्रैक्ट थे। हांगकांग में इतनी बड़ी पोजीशन लेने में आपको कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आंसर, नो। उन्होंने मुझे यह सब दे दिया, लेकिन हाँ, वे ऐसा करने में फ्राइड आउट हो गए थे। मेरे हांगकांग के लास्ट विजिट पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ गोल्ड फ्लोर पर नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों को वह घटना आज भी याद है। क्वेश्चन, क्या वे जानते थे कि ट्रेड के दूसरी साइड कौन है? आंसर, हाँ, वे जानते थे। क्वेश्चन, क्या उन्हें ऐसा लगा कि आप कुछ जानते हैं? आंसर, नो। शायद उन्होंने सोचा कि मैं पागल हूँ जो पूरा गोल्ड बाई करने आया है। फिर जब 5-10 मिनट बाद न्यूज बाहर आई तो सब लोग चीना जब्ती करने लगे। मेरे 2 लाख औंस गोल्ड पर तुरंत ही $10 प्रति औंस का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन, यह विश्वास करना मुश्किल है कि तुम एक टेलीविजन न्यूज के बेस पर ट्रेड कर सकते हो। आंसर, मैं जानता हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। वह मेरा पहला और आखिरी बार था जब मैंने ऐसा किया था। क्वेश्चन, वह पर्टिकुलर गोल्ड मार्केट एक वर्टिकल राइज और फॉल के साथ खत्म हुआ था। क्या आप सही समय पर ट्रेड से निकल पाए थे? आंसर, यस। मैं लगभग $750 पर निकल गया था। मुझे उस वक्त बुरा लगा जब मैंने देखा कि गोल्ड $900 तक गया था, लेकिन जब वह फिर से $400 तक नीचे आ गया, मैंने इसके बारे में बेटर फील किया। क्वेश्चन, खैर, आप अच्छे से एग्जिस्ट हो गए थे। आपको ऐसा किस कारण लगा कि आप टॉप के नजदीक हैं? आंसर, उस समय यह काफी वाइल्ड मार्केट थे। मेरा एक रूल यह था कि जब वॉलेटिलिटी और मोमेंटम इनसेन हो जाए तो ट्रेड से बाहर हो जाओ। इसको मेजर करने का एक तरीका मेरे पास यह था कि लिमिट डेज देखो। उन दिनों जब मार्केट लगातार कई दिनों तक अपर लिमिट में चला जाता था तो हमारे पास कई सिचुएशन होती थी। अपर लिमिट के तीसरे दिन में बहुत सावधान हो जाता था। फोर्थ डे तो मैं लगभग हमेशा ट्रेड से बाहर हो जाता था, और यदि मैं किसी लॉन्ग पोजीशन के पार्ट से सरवाइव करता तो मैं 5वें दिन अनिवार्य रूप से एग्जिट हो जाता था। इस तरह की वॉलेटिलिटी में मैं अपने आप को मार्केट से बाहर ही रखना पसंद करता था। क्वेश्चन, एक लूजिंग ट्रेडर से एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर के बदलाव के साथ ही मिड 1970s में कमोडिटी मार्केट में बिग बुल फेज आया था। आपकी अर्ली सक्सेस में से कितना भाग ट्रेडर के तौर पर आपकी स्किल के कारण था और कितना पार्ट केवल मार्केट की वजह से था? आंसर, ऑनेस्टली मुझे लगता है मार्केट्स उस समय अच्छे थे कि आप बाई करो और होल्ड करो, आप लूज नहीं करोगे। यहाँ कई और सक्सेस स्टोरीज हैं, फॉर्च्यून्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन, लेकिन उनमें से कई लोग फॉर्च्यून्स को जारी नहीं रख पाते। आंसर, यह सच है, लेकिन मैं बहुत फॉर्चुनेट था। समय के साथ मार्केट डिफिकल्ट होता गया। मैं एक अच्छा ट्रेडर था। उस समय मैंने अपनी कला दिल से सीखी थी, और उस समय एक ही मार्केट की पूरी जानकारी रखने का भी मेरा एक एडवांटेज था। लगभग 2 सालों तक मैंने केवल कोकोआ को ट्रेड किया था, अपनी इंफॉर्मेशन और उस सहायता के कारण जो मुझे हेलमुट वेमोर से मिली थी। हेलमुट कोकोआ मार्केट का एक इनक्रेडिबल एक्सपर्ट था। उसने एक बुक लिखी थी जो इतनी डीप थी कि मैं उसके कवर पेज को भी नहीं समझ पाया। साथ ही उसके बिजनेस में हर तरह के दोस्त थे। क्वेश्चन, कोकोआ को ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव फेज कभी तो अंत हुआ होगा, क्या हुआ था? आंसर, हेलमुट कोकोआ ट्रेडिंग से रिटायर हो गया था। क्वेश्चन, मुझे लगा हेलमुट तुम्हारे जितना सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं था। आंसर, ऐसा कह सकते हैं कि हेलमुट की इंफॉर्मेशन पर मैं उससे ज्यादा बेहतर ट्रेड करता था। क्वेश्चन, शुरुआती लूजिंग ईयर्स को निकाल दे तो क्या कोई ऐसी ट्रेड्स थी जो आपके लिए ट्रॉमेटिक होने का कारण बनी थी? आंसर, मैंने कभी भी अपने आप को डराने वाले डिजास्टर्स में नहीं डाला था। मेरे हेवीली क्रेंचिंग ट्रेडिंग के दौरान वर्स्ट सिचुएशन आ गई थी। मैं अच्छा कर रहा था और लार्ज पोजीशन को होल्ड करने की काबिल था। एक बार मैंने ड्यूस मार्क में एक बड़ी पोजीशन ले रखी थी और विंडिस बैंक ने इंटरफेयर किया और स्पेकुलेटर्स को पनिश करने का डिसाइड किया। मैंने लगभग उसी समय फोन किया कि क्या हो रहा है, और मुझे पता चला कि मैं 5 मिनट में ही $2000 मिलियन से बाहर था। इसलिए $2000 मिलियन के लॉस को देखने के बजाय $10 मिलियन पर बाहर हो गया। फिर मुझे मार्केट फॉल को रिकवर होते हुए देखने का डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस सहना पड़ा। क्वेश्चन, आपके
एग्जिट होने के कितनी देर बाद रिकवर हुआ? आंसर, लगभग आधे घंटे में। क्वेश्चन, आप फिर से एंटर हुए? आंसर, नो, उन्होंने उस समय तक पूरा सार निकाल लिया था। क्वेश्चन, अपने विश्लेषण में क्या आपको ऐसा लगा कि ट्रेड से बाहर होकर आपने सही किया? आंसर, यस, लेकिन यह रियलाइज करके अभी भी दुख होता है कि यदि मैंने एग्जिट होने के बजाय कुछ नहीं किया होता तो मैं $2 मिलियन खोने के बजाय अच्छा ट्रेड करता। क्वेश्चन, ट्रेडिंग में बनाए पैसों को क्या आपने इन्वेस्ट किया या फिर अपने अकाउंट में ही वापस रख लिया था? आंसर, मैंने कई बेड इन्वेस्टमेंट किए और मैंने ट्रेडिंग में बनाए पैसों का एक बड़ा हिस्सा मैंने लूज कर दिया। जब मैं बड़ी ट्रेडिंग करता था तो मैं इसके करते रहने का रीजन ढूंढता था, इसलिए मैंने वाइल्ड तरीके से पैसे खर्च किए। एक समय पर मेरे पास 10 घर थे और अंत में मैंने सारे के सारे गंवा दिए। कुछ घरों में तो मैंने बेचने से पहले एक रात भी नहीं गुजारी थी। मेरे पास चार्टर प्लेन सर्विस थी जिसमें मैंने बहुत सारे पैसे खोए। एक पॉइंट पर मैंने फिगर आउट किया कि मेरे ट्रेडिंग से बनाए प्रत्येक डॉलर पर 30% गवर्नमेंट को जा रहा है, 30% मेरे प्लेन को सपोर्ट करने के लिए और 20% मेरे रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए फाइनली मैंने सब कुछ बेच देने का डिसाइड किया। क्वेश्चन, यह उतना ही बुद्धिमानी का काम लगता है जितने कि आप एक बुद्धिमान ट्रेडर थे। आप एक अनुभवहीन इन्वेस्टर थे। आंसर, यस, मैं बहुत ज्यादा अनुभवहीन था। कई सारे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, जिनमें से कई तो कैलिफोर्निया में थी, मैंने उन सभी में पैसे गंवाए। मैं शायद इकलौता जीवित व्यक्ति था जिसने यह संदिग्ध डिस्टिंक्शन क्लेम किया हो। क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट खराब तरीके से किए? आंसर, मैं सब कुछ इमोशनल तरीके से करता था, मैंने कुछ भी एनालाइज नहीं किया। क्वेश्चन, एक अर्थ से आप अपने अर्ली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को रिपीट कर रहे थे, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और फिर मनी लूज करना। क्या वे अभी तक बंद नहीं हुए थे? यह ऐसा लगता है जैसे आप में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट था मनी लूज करने का। आंसर, यस, एब्सोल्युटली, मैंने शायद मेरी बनाई मनी का आधे से ज्यादा लूज कर दिया। क्वेश्चन, इस दौरान जब तुम ये सब मूर्खता वाले काम कर रहे थे तो आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? आंसर, हाँ की थी, लेकिन जब भी मेरे स्टाफ के लोग ऐसा करते तो मैं उसे फायर कर देता। एक समय पर मैंने मनी लूजिंग बिजनेस को मिलाकर मेरे पास 60 से 70 एम्प्लॉय थे। फ्रेंकली कहूँ तो बहुत सारे पैसे तो मैंने ऐसे ही लुटा दिए थे। क्वेश्चन, क्या इन लॉसेस का इम्पैक्ट आपके मार्केट के लॉसेस पर पड़ता था? आंसर, यस, यह रियलाइज करना मुझे दुख देता है कि मैं कितना मूर्ख था, लेकिन मैंने मटेरियल चीजों से इतना अटैच नहीं होना सीख लिया था। मैंने इसको एक लाइफ लेसन की तरह स्वीकार किया। मैंने सीखा कि इस दुनिया की हर सुंदर जगह मुझे घर रखने की जरूरत नहीं है और मुझे चार्टर प्लेन रखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि एक ट्रेडर होना एक जन्मजात स्किल है? आंसर, मुझे लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर के सबसे ऊपर वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए जन्मजात स्किल की जरूरत होती है। एक शिफ्ट जैसे कि एक महान वॉयलिनिस्ट होता है, लेकिन एक समर्थ ट्रेडर बनने के लिए और पैसे बनाने के लिए स्किल्स आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन, फेलियर से एक्सट्रीम सक्सेस तक के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद आप एक बिगिनिंग ट्रेडर और एक लूजिंग ट्रेडर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आंसर, पहली बात यह कहना चाहूंगा कि किसी भी ट्रेडिंग आइडिया पर अपनी मनी का हमेशा 5% से कम स्टेक ही लगाना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी मनी से 20 बार से ज्यादा गलत हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कैपिटल से लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हैं। मैं एम्फेसिस करता हूँ कि 5% हर एक आइडिया पर। यदि आप दो अलग अनाज के मार्केट में एक साथ लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो भी यह एक ही आइडिया होगा। अगली सलाह है जो मैं देना चाहूंगा कि हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करो। क्वेश्चन, क्या ट्रेड में एंटर होने से पहले तुम डिसाइड करते थे कि किस पॉइंट पर एग्जिट करना है? आंसर, हाँ, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। आपको भी ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन, मुझे लगता था कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी पोजीशन इतनी बड़ी होती थी। आंसर, हाँ, लेकिन मेरा ब्रोकर होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन, जब आप एक पोजीशन लेने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या इसके साथ ही एग्जिट होने का ऑर्डर लगाते हैं? आंसर, यह सच है। दूसरी चीज यह कि एंटर होने के बाद यदि आपको कोई पोजीशन सही ना लगे तो अपना माइंड चेंज करने में संकोच न करें और ट्रेड से बाहर हो जाएं। क्वेश्चन,
तो क्या यदि आप कोई ट्रेड लें और उसके 5 मिनट बाद वह आपको सही ना लगे तो आप अपने बारे में नहीं सोचते? यदि मैं इतनी जल्दी एग्जिट करूं तो मेरा ब्रोकर सोचेगा कि मैं कोई इडियट हूं। आंसर, यस एग्जैक्टली। यदि आप एक पोजीशन के बारे में अनश्योर हो जाते हैं और आप नहीं जानते कि आपको क्या करना चाहिए तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएं। आप बाद में फिर से ट्रेड ले सकते हैं। जब आप डाउट में होते हैं तो ट्रेड से बाहर रहें और एक अच्छी नींद ले। मैंने ऐसा कई बार किया है और अगले दिन सुबह सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन, क्या आपने ट्रेड से बाहर होने की कुछ देर बाद फिर से ट्रेड ली है? आंसर, हाँ, अक्सर अगले दिन। जब आप ट्रेड में होते हैं तो आप सोच नहीं सकते। जब आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं आप फिर से क्लियरली सोच पाते हैं। क्वेश्चन, एक नोविस ट्रेडर को आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल यह है कि आप विनर को होल्ड करो और अपने लॉसेस को कट करो। दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट है। यदि आप विनर्स के साथ डटे नहीं रहते तो आप अपने लूजर्स के लिए पे करने के काबिल नहीं रहेंगे। आपको अपने खुद के नजरिए को फॉलो करना होगा, क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो टैलेंटेड ट्रेडर हैं। मैं लगातार अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि यदि मैंने उनके तरीके से ट्रेड किया और उनके आइडिया को ट्रेड किया तो मैं लूज करूंगा। प्रत्येक ट्रेडर की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है। कुछ अपने विनर्स को होल्ड करने वाले होते हैं, लेकिन वे अपने लूजर्स को भी ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं। कुछ अपने विनर्स को जल्दी कट करते हैं, लेकिन उतने ही जल्दी अपने लॉसेस को कट कर लेते हैं। जब तक आप अपने स्टाइल से स्टिक रहते हैं तो आप अपनी अप्रोच से अच्छे और बुरे को समझ पाते हैं। जब आप किसी दूसरे की स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं तो अपनी और दूसरे की दोनों की स्टाइल से भी वर्स्ट परफॉर्म करते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार किया है। क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम यह है कि आपने दूसरे की ट्रेडिंग स्टाइल पर अपनी स्टाइल जितना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते? आंसर, एग्जैक्टली, बिल्कुल। फाइनल एनालिसिस ये है कि आप में अपने विनर्स को होल्ड करने का और रिस्क लेने का करेज होना चाहिए। यदि आप यह सोचकर ट्रेड में है कि कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेड में है इसलिए आप ट्रेड में है तो आप इस ट्रेड में बने रहने का करेज नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन, मुझे लगता था कि हम वेरी टैलेंटेड ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसका अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यह आपका आइडिया नहीं है तो यह आपकी ट्रेडिंग को मेसअप कर देगा। आंसर, राइट। आपको यह कंसीडर करना होगा कि आपका आइडिया मार्केट में पहले ही डिस्काउंट हो चुका है। क्वेश्चन, आप इसको इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? आंसर, क्लासिक मोमेंटम इंडिकेटर का यूज करके और मार्केट टोन को ऑब्जर्व करके। क्वेश्चन, क्या आप कोई गुड एग्जांपल बता सकते हैं जहां मार्केट आपको किसी ट्रेड के लिए इशारा कर रहा हो? आंसर, सबसे क्लासिक एग्जांपल जो मुझे याद है वो है लेट 1970s का सोयाबीन बुल मार्केट। उस समय सोयाबीन एक्सट्रीम शॉर्टेज में था। मैंने हेवी लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी और कमोडिटीज कॉरपोरेशन से किसी ने मुझे कॉल किया और एक्सपोर्ट के आंकड़ों के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बैड न्यूज है। मैंने कहा, ओके, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि एक्सपोर्ट कमिटमेंट के आंकड़े फैंटास्टिक हैं। बैड न्यूज ये है कि आपके पास लिमिट पोजीशन नहीं है। वे अगले 3 दिनों तक मार्केट का अपर लिमिट में रहने का अनुमान लगा रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था कि मेरे पास बड़ी पोजीशन नहीं थी। अगले दिन ओपनिंग में मैंने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट के बाई ऑर्डर लगाए। मार्केट उम्मीद के अनुसार अपर लिमिट पर खुला। ओपनिंग के कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि मार्केट अपर लिमिट पर भी ट्रेड कर रहा है। मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। मैंने खुद से कहा कि सोयाबीन को तो अगले 3 दिनों तक अपर लिमिट में रहना चाहिए था, मगर ये तो पहली मॉर्निंग को भी अपर लिमिट होल्ड नहीं कर पाया। मैंने ब्रोकर को कॉल किया और टेंशन में कहा, सेल कर दो, सब सेल कर दो। क्वेश्चन, क्या आप पूरी पोजीशन से बाहर हो गए थे? आंसर, इतना ही नहीं, मैं तो इतना जल्दी में था कि मैं गिनती ही भूल गया कि मैं कितना सेल कर रहा था। मैं एक्सीडेंटली सोयाबीन पर बड़े अमाउंट में शॉर्ट पोजीशन में चला गया था, जिसको मैंने फिर 40-50 सेंट कम कीमत पर बाई किया। वह इकलौती बार मैंने एक गलती से बहुत सारे पैसे बनाए थे। क्वेश्चन, क्या ये इम्प्लाइड रूल है कि यदि आप मार्केट्स के बीच में
कॉमन बिहेवियर देखते हैं और जब वह गिरना स्टार्ट हो तो उसको सेल करो जो लैगिंग है। आंसर, आप निश्चित रूप से वेट करना चाहेंगे जब मार्केट बाकी सभी चीजों पर टेरिबल रिलेटिव तरीके से एक्ट करता है। जब मार्केट में वंडरफुल न्यूज है और मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, शॉर्ट करने के लिए श्योर होना चाहिए। क्वेश्चन, मार्केट के बारे में किस तरीके के मिसकंसेप्शन से लोग ट्रबल में पड़ जाते हैं? आंसर, मुझे लगता है फाइनेंशियल डिसेबलमेंट का लीडिंग कारण यह है कि आप एक्सपर्ट्स पर रिलाई कर जाते हैं कि वे आपकी हेल्प करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप पॉल ट्यूडर जोन्स बार्बर को जानते हैं और वह मार्केट के बारे में बात कर रहा है तो उसको सुनने का आइडिया बुरा नहीं है। आमतौर पर जो भी हो, ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स नहीं है। आपका ब्रोकर मिलियन वर्षों में भी ट्रेडर नहीं बनेगा। लोग दूसरे कामों में पैसे खोने से ज्यादा पैसे तो ब्रोकर्स की बातें सुनकर खोते हैं। ट्रेडिंग के लिए इंटेंस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। आपको खुद का होमवर्क करना होगा और यही करने की मैं लोगों को सलाह देता हूँ। क्वेश्चन, और भी कोई मिसकंसेप्शन है? आंसर, मूर्खतापूर्ण बिलीफ की मार्केट में कॉन्स्पिरेसी है। मैं दुनिया के कई ग्रेट ट्रेडर्स को जानता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि 99% टाइम मार्केट किसी एक व्यक्ति की तुलना में बहुत बड़ा है और यह वही मूव करता है जहां वह चाहता है। यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं, पर वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। क्वेश्चन, आपने अपनी सक्सेस का कारण एड और एमोस को माना है जिन्होंने आपको ट्रेडिंग के प्रिंसिपल सिखाए। बदले में क्या आपने किसी दूसरे ट्रेडर को सिखाया है? आंसर, यस। बेस्ट ट्रेडर बनने में मेरा बेस्ट रिजल्ट है जिसके साथ मैंने काम किया है और वह मेरा क्लोज फ्रेंड है, ब्रूस कोवनर। क्वेश्चन, उसकी सक्सेस के लिए आप अपनी ट्रेडिंग को कितना जिम्मेदार मानते हैं और कितना उसके खुद के टैलेंट के कारण था? आंसर, जब मैं पहली बार ब्रूस से मिला, वह एक राइटर और एक प्रोफेसर था। वह अपने खाली समय में ट्रेडिंग करता था। उसने थोड़े समय में जितना ट्रेडिंग नॉलेज इकट्ठा किया था उसे देखकर मैं डगमगा गया था। मुझे वह पहला दिन याद है जब मैं ब्रूस से मिला। मैंने उसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट से इम्प्रेस करने का ट्राई किया। मैं उन दिनों एक प्रोफेशनल ट्रेडर था जो एक दिन में 15 घंटे ट्रेडिंग करने और मार्केट को एनालाइज करने में बिताता था और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसे वह नहीं समझ सकता था। मैंने जल्दी ही उसका टैलेंट पहचान लिया। क्वेश्चन, यह तो उसके टैलेंट से रिलेटेड था, लेकिन क्या उसमें कुछ और भी था जिससे आपको लगा कि वह एक गुड ट्रेडर बनेगा? आंसर, यस। उसकी ऑब्जेक्टिविटी। एक अच्छा ट्रेडर अडिग नहीं रह सकता। यदि आपने ऐसा कुछ खोज लिया है जो कुछ भी देखने के लिए ओपन माइंडेड है तो आपने एक गुड ट्रेडर बनने का रॉ इंग्रेडिएंट पा लिया है और यह मैंने ब्रूस में देखा था। क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा लगा कि एक ट्रेडर के तौर पर आप डाउन ग्राउंड हो गए थे? आंसर, एब्सोल्युटली। 1983 के लगभग मैंने अपनी ट्रेडिंग में ग्रोथ शुरू की। मुझे लगा कि मुझे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने की जरूरत है। क्वेश्चन, ट्रेडिंग में गट फीलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? आंसर, गट फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे किसी भी ग्रेट ट्रेडर को नहीं जानता जिसके पास गट फीलिंग नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए करेज चाहिए होता है। ट्राई करने का करेज, फेल होने का करेज, सक्सीड होने का करेज और टफ सिचुएशन में भी जारी रहने का करेज। क्वेश्चन, क्या इस पॉइंट पर ट्रेडिंग के अलावा आपके कोई गोल्स हैं? आंसर, मैंने कई सालों तक कराटे किया है। मैं इसमें ऑलरेडी हाई लेवल पर हूँ, लेकिन मैं इसमें ब्लैक बेल्ट लेना चाहूंगा और मैंने स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की भी स्टडी की है, तो मैं इसमें भी कुछ आगे करना चाहूंगा। क्वेश्चन, आप इसके लिए थोड़े अस्पष्ट लग रहे हैं। क्या आप इसके बारे में अस्पष्ट रहना चाहते हैं? आंसर, इसके बारे में बात करना कठिन है। मुझे देखने दो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या यह यूनिवर्स फ्रेंडली है? मुझे लगता है कि यह सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक पॉइंट पर वे अपने मन में फील करें कि यह यूनिवर्स फ्रेंडली है। क्वेश्चन, क्या आप अब उस पॉइंट पर हैं? आंसर, मैं इसके बहुत नजदीक हूँ, लेकिन मैंने इस फीलिंग के साथ शुरू किया था कि यह अनफ्रेंडली प्लेस था। क्वेश्चन, क्या आप अब से 10 या 20 साल बाद भी खुद को ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं? आंसर, यस। यह करना बहुत मजेदार है। मैं और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। शायद मैं इसे रियल एस्टेट में लूज कर दूंगा। क्वेश्चन, प्रतिदिन 13 घंटे यह करने के बाद भी क्या यह आपको मजेदार लगता है? आंसर, नो।
यदि ट्रेडिंग ही आपकी लाइफ है तो यह टॉर्चरस तरीके का एक्साइटमेंट है, लेकिन यदि आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं तब यह मजेदार है। सभी सक्सेसफुल ट्रेडर जो मैंने देखे हैं कि बिजनेस में चले जाते हैं, उनकी बैलेंस्ड लाइफ होती है। वे ट्रेडिंग के बाहर भी फुल फन करते हैं। आप सस्टेन नहीं कर सकते यदि आपके पास कोई और फोकस नहीं है। इवेंचुअली आप ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे और टेम्पररी फेलियर से एक्सेसिवली डिस्टर्ब्ड रहेंगे। क्वेश्चन, जब आप लूजिंग स्ट्रीक हिट करते हैं तो आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? आंसर, पास्ट में लूजिंग स्टार्ट करने पर मैं कभी कभी और हेवी ट्रेडिंग करके फाइट बैक करने की कोशिश करता था, लेकिन वह वर्क नहीं कर पाया। फिर मैंने स्टॉप पॉइंट पर बहुत फास्टली कट करने का स्टार्ट किया, लेकिन आमतौर पर मेरे साथ उतना बुरा हुआ नहीं। मेरा टिपिकल पैटर्न यह होता था, लूज करो, बुरे तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश करो, फिर से लूज करो, फिर कट करो और कभी कभी रुक जाओ। क्वेश्चन, आप इसके लिए कितना रुकते थे? आंसर, आमतौर पर 3-4 वीक्स तक। क्वेश्चन, जब आप लूजिंग स्ट्रीक पर होते थे तो क्या ये इस कारण होता था कि आप मार्केट से आउट ऑफ सिंक हो जाते थे, या इसको दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? आंसर, मुझे लगता है कि लूजिंग के कारण से ही लूजिंग पैदा होती है। जब आप लूज करना स्टार्ट करते हैं तो यह आपकी साइकोलॉजी में नेगेटिव एलिमेंट जगाती है, जिसके कारण निराशा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन, यहाँ कई ट्रेडर्स है जो आपके जितने सक्सेसफुल है। आपको क्या लगता है कि आप उनसे किस प्रकार अलग हैं? आंसर, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मैं उस इंफॉर्मेशन को भी ग्रहण करता हूँ जिसे इमोशनली एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन वह अभी भी सच है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने देखा दूसरे मेरी तुलना में फास्टली मनी बनाते हैं, जबकि मैं वापस देने के लिए हवा दे रहा होता हूँ, क्योंकि जब वे लूज करना स्टार्ट करते हैं तो वे इसे रोक नहीं पाते। जब मैं एक बेड लूजिंग स्ट्रिक पर होता हूँ तो मैं अपने आप से कहता था कि तुम अब और ट्रेड नहीं कर सकते। जब मार्केट मेरी उम्मीद के खिलाफ मूव करता है तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं इस पोजीशन पर बहुत पैसे बनाने वाला था, पर यह काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं एग्जिट हो रहा हूँ। क्वेश्चन, क्या तुम अपनी इक्विटी को डे टू डे बेस पर ट्रैक करते थे? आंसर, मैंने यह पास्ट में बहुत किया है। क्वेश्चन, क्या यह हेल्पफुल है? क्या आपको लगता है कि ट्रेड को अपनी इक्विटी को प्लॉट करना अच्छा आइडिया है? आंसर, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। यदि आपकी इक्विटी में ट्रेंड डाउन है तो यह कट बैक करने का और रीएवेल्युएट करने का टाइम है, और यदि आप देखते हैं कि आप पैसे बनाने से ज्यादा फास्ट मनी लूज कर रही हैं तो यह एक वार्निंग है। क्वेश्चन, आप स्टॉक्स को कितने समय से ट्रेड कर रहे हैं? आंसर, पिछले 2 सालों से लगभग। क्वेश्चन, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस अलग है? आंसर, नो, मैं चार्ट में कंफर्मेशन के लिए देखता हूँ, फंडामेंटल्स देखता हूँ और मार्केट एक्शंस देखता हूँ। मुझे लगता है इस तरीके से आप वर्ल्ड में कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। क्वेश्चन, क्या आप किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक्स पर फोकस करते हैं? आंसर, मैं डाउ जोन्स के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता। मैं छोटे स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स द्वारा डोमिनेट नहीं होते। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ड्यूस मार्क से बेहतर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड करना और डाउ स्टॉक्स से बेहतर है स्मॉल स्टॉक्स को ट्रेड करना। क्वेश्चन, आप एक स्टॉक में क्या फंडामेंटल्स देखते हैं? आंसर, मैं ऐसा कुछ यूज करना पसंद करता हूँ जो इन्वेस्टर्स डेली मैगजीन में मुझे मिला। अर्निंग पर शेयर, मैं ईपीएस को मार्केट शेयर पोटेंशियल से कंबाइन करता हूँ। यदि एक कंपनी वर्ल्ड में अपनी नीश को सैचुरेट कर चुकी है तो हाई ईपीएस उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जबकि ईपीएस ग्रोइंग है उस इश्यू में सिचुएशन और ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। मैं ईपीएस के साथ साथ पीई रेशियो भी देखना पसंद करता हूँ। जब एक कंपनी हाई ग्रोथ पैटर्न शो करती है तो मैं यह भी देखता हूँ कि मार्केट उस अर्निंग ग्रोथ पैटर्न को कितना पे करते हैं। क्वेश्चन, तो आप एक हाई ईपीएस और लो पीई रेशियो देखना पसंद करते हैं? आंसर, हाँ, यह बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में आपके क्या ख्याल है? आंसर, मुझे नहीं लगता कि वह उतना हेल्प करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बताता है कि स्टॉक ने अभी तक क्या किया है। जब तक आप एक हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ फिगर देखते हैं तब तक स्टॉक खुद ही एग्जॉस्ट हो चुका होता है। क्वेश्चन, यह क्या कारण से होता है? आंसर, सप्लाई एंड डिमांड। टैंकर रेट्स कमोडिटी प्राइस के जैसे हैं, वे एक क्लासिक साइक्लिकल पैटर्न फॉलो करते हैं। क्वेश्चन, जैसे जैसे अकाउंट साइज बढ़ता जाता है क्या वैसे ही ट्रेडिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है? आंसर, हाँ, क्योंकि आप उन चुनिंदा मार्केट्स में कम्पीट करने के लिए
फोर्स कर दिए जाते हैं जो बड़े प्रोफेशनल्स द्वारा ट्रेड किए जाते हैं। क्वेश्चन, अलग अलग मार्केट्स के बीच में कॉमन बिहेवियर कैसे हैं? एग्जाम्पल के लिए, क्या आप बॉन्ड मार्केट को उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जैसे कॉइन मार्केट को करते हैं? आंसर, मुझे सच में लगता है कि यदि आप एक मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं तो आप सभी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स सेम ही रहती हैं। ट्रेडिंग इमोशन है, यह साइकोलॉजी, ग्रीड और फियर का समूह है। यह हर सिचुएशन में सेम ही रहते हैं। अधिकतर ट्रेडर्स के लिए शुरुआती फेलियर एक्सेप्शन होने से ज्यादा सक्सेस रूल होता है। एक इनक्रेडिबल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बावजूद माइकल मार्कस ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत ट्रेडिंग लॉसेस की एक अनब्रोकन स्ट्रिंग से की। इससे अधिक वह केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार वाइप आउट हुआ। मोरल यह है कि अर्ली ट्रेडिंग फेलियर यह साइन है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। यह आपकी फेलियर या सक्सेस के अल्टीमेट पोटेंशियल को प्रेडिक्ट नहीं करता। मुझे यह इंटरेस्टिंग लगा कि ट्रेडिंग लॉसेस के बावजूद मार्कस का सबसे भयानक एक्सपीरियंस एक विनिंग ट्रेड से था जिससे वह जल्दी ही एग्जिट हो गया था। पोटेंशियल मेजर विनिंग का एडवांटेज लेना ट्रेडर के केवल मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि यह जीतने के लिए भी क्रिटिकल है। इंटरव्यू में मार्कस ने इस बात पर जोर दिया है कि विनर को राइड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लूजर्स को कट करना। उसके शब्दों में कहें तो यदि आप अपने विनर्स के साथ डटे नहीं रहते तो आप अपने लूजर्स के लिए पे करने के काबिल नहीं है। मार्कस ने ओवर ट्रेडिंग के डेंजर्स को हार्ड तरीके से सीखा है। उदाहरण के तौर पर एक अकाउंट जिसको उसने छोटे अमाउंट से $30,000 तक बिल्ड किया, वह एक सिंगल ट्रेड पर ही सारा पैसा लगाने के कारण वाइप आउट हो गया। उसने यही सेम मिस्टेक लुम्बर मार्केट में भी की। इन एक्सपीरियंसेस ने मार्केट की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ड्रामेटिक इम्पैक्ट डाला। उसने एवरेज ट्रेडर के लिए पहला रूल यही बताया है कि किसी भी सिंगल ट्रेड आइडिया पर कभी भी 5% से ज्यादा पैसा मत लगाओ। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने के साथ साथ मार्कस ने प्रत्येक ट्रेड में एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने पर जोर दिया है। उसे लगता है कि प्रोटेक्टिव स्टॉप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ट्रेडर पर कमिटमेंट फोर्स करते हैं। जब कोई मनी लूज कर रहा हो और मार्केट डिसीजन को लेकर कंफ्यूज है तो मार्कस ने मेंटल क्लैरिटी अचीव करने के लिए पोजीशन को लिक्विडेट करने के लिए रेकमेंड किया है। मार्कस ने एक ट्रेडर के तौर पर अपने खुद के माइंड को फॉलो करने पर जोर दिया है। उसने सजेस्ट किया है कि जब मार्केट अच्छी स्थिति में हो तब भी दूसरों की एडवाइस फॉलो करने से प्रॉब्लम ही होती है। फाइनली, एक अग्रेसिव ट्रेडर बनने के बजाय मार्कस ट्रेड सेलेक्ट करने में रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच अपनाने में बिलीव करते हैं। उसने सलाह दी है कि उन ट्रेड्स का वेट करो जिनमें सभी की एलिमेंट एक डायरेक्शन की ओर ही लाइन अप हो। ऐसा करके आप प्रत्येक ट्रेड में जीतने की संभावना को बढ़ा देते हैं। जब ट्रेड आइडिया के फेवर में कम ही परिस्थितियां हो तो इस सिचुएशन में बहुत सारी ट्रेड करना ट्रेडिंग सक्सेस के बजाय इंटरटेन